हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल हिंदी के ऊपर। और यहां पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 के भूगोल के अध्याय नंबर 2 को, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। तो यहां पर ये जो अध्याय है, इसमें हमें पढ़ना है भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। मतलब कि जो भारत का भूगोल है, भारत में पहाड़ियां हैं, पठार हैं, मैदानी इलाके हैं, तटीय इलाके हैं, द्वीप हैं, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। उनकी एक प्रकार से विशेषता हम जानेंगे और किस इलाके में क्या है, उनमें क्या खूबियां हैं, कैसे वो एक प्रकार से हैं। मतलब पूरे भूगोल को भारत के हम समझने वाले हैं इस अध्याय में। इसके पहले जो हमने पहला अध्याय किया था, पहले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? पहले अध्याय में हमने पढ़ा था कि भारत की दुनिया में स्थिति कहां है, उसका विस्तार कितना है, उसका क्षेत्रफल कितना है, किस गोलार्ध में है, वगैरह बहुत सारी चीजें देखी थी हमने। तो इंट्रोडक्शन हो गया, परिचय हो गया पिछले अध्याय में। अब यहां पर भारत के भूगोल को हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और इस अध्याय को पढ़ते हैं, समझते हैं कि आखिर यहां क्या बात हो रही है। अब यहां पर कहता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के भू क्षेत्र में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह। ठीक है। अब यहां पर कहता है कि देखिए, आप भारत में अगर रहते हैं तो भारत के अलग अलग इलाके में अलग अलग भू आकृतियां पाई जाती हैं। जैसे कि पर्वत हैं, जैसे अगर आप हिमालय पर चले जाएं, जो कश्मीर है, या फिर जो एक प्रकार से जो मनाली है, कुल्लू है, देहरादून है, ये सारे जो इलाके हैं कहां हैं? पर्वत के ऊपर बसे हुए हैं। इसी प्रकार से जो यूपी और बिहार का इलाका है वो मैदानी इलाका है। वहां पर पूरा मैदान है, समतल भूमि है, जहां पर आप देखते हैं कि बड़े बड़े खेत लहलहाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से राजस्थान में मरुस्थल पाया जाता है, थार रेगिस्तान पाया जाता है, जो कि क्या है? एक प्रकार का मरुस्थल है। इसके बाद पठारी क्षेत्र भी हैं। जैसे कि आप अगर झारखंड में आए तो झारखंड में जो हमारे छोटा नागपुर का पठार है वो क्या? एक पठारी क्षेत्र है। इसी प्रकार से भारत के प्रायद्वीपीय पठार में दक्कन का पठार, मालवा का पठार पठारी क्षेत्र है। ठीक है। और साथ में भारत के पास कई सारे द्वीप हैं, या फिर हम कह सकते हैं द्वीप समूह हैं। तो सभी प्रकार की भू आकृतियां भारत में पाई जाती हैं। और इनको अगर मैं आपको तस्वीर या फिर मैप के जरिए समझाने दिखाने की कोशिश करूं तो यह तस्वीर चीजों को अच्छी तरीके से समझा सकती है। जैसे ये यहां पर आपको ये जो तस्वीर है, ये दिखा रहा है कि भारत के किस इलाके में किस प्रकार की भू आकृति पाई जाती है। जैसे यहां पर जम्मू कश्मीर से लेकर के अगर आप यहां पूर्वोत्तर तक जाएं तो ये पूरा एक श्रृंखला है। किस चीज का? पर्वतों का श्रृंखला, जिसको कि हम हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय के बिल्कुल बगल में ये जो आप रंग देख रहे हैं, ये रंग में क्या है? ये है हमारा मैदानी इलाका। यहां पर पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्से और साथ में बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और असम के इलाके आ जाते हैं, जो कि कैसे इलाके हैं? मैदानी इलाके हैं। इसी प्रकार से यहां पर आपको आता है राजस्थान। राजस्थान में क्या है? थार रेगिस्तान है, और पाकिस्तान के भी कुछ इलाकों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है। इसी प्रकार से यहां से जो ये आकृति देख रहे हैं ना, ये आकृति क्या है? ये है पठार, दक्कन का पठार, यहां पे छोटा नागपुर का पठार, ये इलाका है मालवा का पठार, पठारी इलाके हैं। इसी प्रकार से भारत के पास कई सारे द्वीप भी हैं, जो कि क्या हैं? एक प्रकार से भारत का ही हिस्सा हैं, लेकिन उनकी जो भू आकृति है दूसरे इलाकों से बहुत ही अलग है। ठीक है। अब यहां पर बात करें तो यहां पर हमारे पास तटीय मैदान भी है भारत के पास, जो कि आप यहां पर पठार के बगल में बिल्कुल समुद्र के किनारे ये जो इलाका देख रहे हैं ना, ये क्या है? तटीय मैदान है। ये तटीय मैदान क्या है भाई? ये भी मैदान है। इसी प्रकार के यूपी बिहार में जैसे मैदान पाए जाते हैं वैसे ही मैदान है, लेकिन इनके बनने का कारण इनकी आकृति उन इलाकों से काफी अलग है। तो एक प्रकार से हम समझ गए कि भाई किन चीजों की यहां पर बात हो रही है और कौन सा इलाका कहां पर पाया जाता है। तो हम आइए शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने अध्याय में। तो यहां पर अब हम बात कर लेते हैं भारत की अलग अलग विशेषताओं के बारे में, भू आकृतियों के बारे में। तो यहां पर यही कहता है कि भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक
विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। अब देखिए यहां पर एक चीज आता है, वो चीज है कि भाई देखो, जिस समय पृथ्वी बनी थी, पृथ्वी के बनने के बाद एक बहुत बड़ा भूभाग हुआ करता था। उस भूभाग का हिस्सा है हमारा कौन? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, इसे भूमि का वह बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है। मतलब कि जो यहां पर हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, ये क्या है? एक बहुत ही स्थिर हिस्सा है। किस चीज का? पृथ्वी का बहुत स्थिर हिस्सा। क्यों भाई? क्योंकि ये बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना है। तो यहां पर किसी प्रकार के भूकंप का खतरा या फिर और भी प्रकार के बदलाव होने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो यहां पर हिमालय जो है और उत्तरी मैदान जो है वो क्या है? हाल में बनी हुई, मतलब कि ये बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, बहुत नई नई आकृति है। कौन सी? हिमालय और उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान मतलब कि जो यूपी बिहार वाला मैदान जो मैंने आपको दिखाया उसकी बात हो रही है। अब बोलेगा सर यहां पे ऐसा क्यों है? यहां हम कह रहे हैं कि प्रायद्वीपीय पठार काफी पुराना है लेकिन हिमालय बहुत नया है और उत्तरी मैदान भी बहुत नए हैं, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि यहां पर देखिए, एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, तब मैं आपको समझाऊंगा ना तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये एक प्रकार से तस्वीर है पृथ्वी के सबसे पुराने भूभाग की। तो देखिए जिस प्रकार से आज हम पृथ्वी को देखते हैं, पृथ्वी में जिस प्रकार से भारत है, अरब है, अफ्रीका है, वैसे नहीं होता था आज के 20 करोड़ साल पहले। 20 करोड़ साल पहले या फिर 30 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी पर इस प्रकार के बड़े बड़े भूभाग होते थे। यहां पर एक भूभाग था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था गोंडवाना लैंड। और हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का, वह इसी गोंडवाना का हिस्सा हुआ करता था। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारा क्या है? भारत का टुकड़ा है, प्रायद्वीपीय पठार है। यहां पर अफ्रीका है, यहां पर हमारा साउथ अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका है, सभी एक साथ हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे ये सभी भूभाग जो थे ये अलग अलग हो गए और भारत जो था वो इस यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराया और यहां पर हमारे भारत जो है वो एशिया का हिस्सा हो गया, एशिया से मिल गया। भारत में कह रहा हूं मतलब भारत का प्रायद्वीपीय पठार की बात हो रही है। देखिए इस प्रकार की आकृति पहले हुआ करती थी जहां पर साउथ अमेरिका, यहां पर अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी मिलाकर एक भूभाग बना करते थे। ये सभी अलग अलग हो गए, अलग अलग रास्ते पर चले गए। जैसे साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका साथ चला गया, अफ्रीका ऊपर चला गया, इंडिया इधर आ गया, ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, अंटार्कटिका नीचे आ गया। ठीक है, इस प्रकार से अगर ये मूवमेंट आप अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं आपको यहां पर जरा से दिखा देता हूं। देखिए यहां पर भारत जो है वो टूटकर आगे जा रहा है, आगे जा रहा है और यहां पर है हमारा यूरेशियन प्लेट। तो यहां पर देखिए, यहां पर भारत ऐसे टकराया, भारत टकराने की वजह से यहां पर क्या बन गया? हिमालय पहाड़ का निर्माण हुआ, हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है उसका निर्माण हुआ। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ समझ गए। अब इसके बाद बारी आती है कि भाई हमारा एक प्रकार से जो उत्तरी मैदान का इलाका है, मतलब जो यूपी बिहार ये सब इलाका जो है, इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण भी हम लोग क्या करते हैं, जरा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पर क्या समझना है हमें, यहां पर यह समझना है कि देखिए यहां पर जो हमारा भारत का हिस्सा है, यह हिस्सा जब आकर यूरेशियन प्लेट से टकराया तो उससे टकराव की वजह से क्या हो गया? हिमालय का निर्माण हो गया। हिमालय का तो निर्माण हो गया, लेकिन हिमालय के निर्माण के बाद यहां पर यह जो प्रायद्वीपीय पठार है और जो हिमालय है, इसके बीच में यह जो पूरा इलाका था ना, यह एक प्रकार से पानी से भरा हुआ इलाका था। समुद्र हम कह सकते हैं, यह समुद्र से पूरा मिला हुआ इलाका था। समझ गए? तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर हिमालय पहाड़ से जब यहां से नदियां बहने लगी तो नदियां अपने साथ अवसाद लाने लगी और ये अवसाद धीरे 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 इस पूरे इलाके में क्या हो गया? ये पूरे इलाके में जमा हो गया और इसी वजह से यहां पर ये जो हमारा पूरा मैदान का इलाका है, उत्तरी मैदान का इलाका, इसका निर्माण हुआ। इसी वजह से आप देखते हैं कि ये जो पूरा इलाका क्या है? समतल भूमि है, मैदानी इलाका है और यहां पर मिट्टी बहुत उपजाऊ है, यहां पर खेती अच्छी होती है, यहां पर पानी भी प्रचुर मात्रा में है, सब चीजें हैं। क्यों है भाई? क्योंकि इसका निर्माण ही इसी प्रकार से हुआ है। और वहीं जो ये पूरा इलाका है प्रायद्वीपीय पठार का, ये इलाका जो है ये पठारी इलाका है और दुनिया का सबसे पुराना भूभाग का हिस्सा है जिसको हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं।
अब यहां पर आगे बढ़े तो और क्या बातें बताई गई हैं ये जरा सा समझ लेते हैं। तो कहता है कि भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। जो हिमालय पर्वत है वो बहुत ही अस्थिर भाग है और यहां पर हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। मतलब क्या? मतलब कि भाई यहां पर हिमालय की जो श्रृंखला है वो एक बहुत ही युवा स्थलाकृति है। मतलब भाई युवा का मतलब ऐसा नहीं कि 10-20 साल पुराना, युवा का मतलब 2-4 करोड़ साल पुराना, समझ गए? लेकिन फिर हम उसको युवा क्यों बोल रहे हैं? युवा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर जो हमारा गोंडवाना लैंड है उसके मुकाबले में और भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से के मुकाबले में यह बहुत नया है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा था यह प्रायद्वीपीय हिस्सा और यह अरबों साल पुराना है, करोड़ों से भी करोड़ों साल पुराना है। लेकिन यहां पर हमारा जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो कई करोड़ साल पहले हुआ है। इस वजह से प्रायद्वीपीय पठार के मुकाबले में जो हिमालय है वो काफी नया स्थलाकृति है। और इसी वजह से आप देखते होंगे कि दुनिया में जितने भी आपको जहां पर प्लेटें टकराती हैं या फिर जो भी नई स्थलाकृति होती है वो बहुत ही स्थिर अस्थिर होती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि नेपाल में काफी भूकंप आता है, आया भी है, आपको उत्तराखंड वगैरह में भी भूकंप का डर होता है। लेकिन आपने कभी यह नहीं सुना होगा कि भाई हैदराबाद में, बेंगलोर में या फिर मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा कड़ा भूकंप आ जाए, तेज भूकंप आ जाए। नहीं आता है क्योंकि वो स्थलाकृति जो है बहुत ही स्थिर है। ठीक है, अब यहां पर यही कहता है कि हिमालय की पूर्वी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां और तेज बहने वाली नदियां हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेप से बनी है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बनी है। तो भाई अलग अलग जो हमारी स्थलाकृति है उसका निर्माण अलग रूप से हुआ है, उसमें अलग अलग चीजें पाई जाती हैं जो कि एक एक करके हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर आपको दिया गया है कि भारत के मुख्य भौगोलिक वितरण के बारे में, मतलब कि जिन जिन स्थलाकृतियों के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे अच्छी से, उनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो हम हिमालय पर्वत श्रृंखला को समझेंगे, पढ़ेंगे कि हिमालय की आकृति कैसी है, उसको किन किन हिस्सों में हम विभाजित कर सकते हैं, तो अलग अलग हिस्सों की क्या खूबियां हैं, क्या उसमें कमियां हैं, सभी चीजें बात करेंगे। उसके बाद उत्तरी मैदान को हम देखेंगे, उसी तरीके से पढ़ेंगे। फिर प्रायद्वीपीय पठार के बारे में उसी तरीके से पढ़ेंगे। भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह, सभी के बारे में हम विस्तृत रूप से यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हिमालय पर्वत से। और हिमालय पर्वत की बात करें तो कहता है कि भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। अब यहां पर 2-3 शब्द आए हैं जिसको आपको समझना जरूरी है। अब यहां पर सबसे पहला तो भाई उत्तरी सीमा कहने का मतलब आपको पता है कि भाई उत्तर की ओर है, उत्तर दिशा में। हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा है। युवा क्यों है आपको समझ में आ गया? युवा क्यों है मैंने समझा दिया। बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत है। वलित पर्वत क्या होता है भाई? वलित पर्वत एक प्रकार का पर्वत होता है जिसमें जब दो प्लेट या फिर एक प्रकार से दो भूभाग आपस में टकराते हैं और एक भूभाग इस प्रकार से ऐसे वहां पर निकल जाता है और इस प्रकार से जब किसी पर्वत का निर्माण होता है तो वो क्या होता है? वलित पर्वत होता है। ठीक है, अब इसके लिए मैं जरा सा तस्वीर आपको दिखाता हूं। तस्वीर आपको दिखाऊंगा तो चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो यहां पर यह तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में हम समझ रहे हैं कि वलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है या फिर फोल्ड माउंटेन का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि वलित पर्वत को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? फोल्ड माउंटेन कहते हैं। तो यहां पर देखिए क्या है, यहां पर जब दो भूभाग आपस में ऐसे टकराते हैं तो यहां पर फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है। तो यहां पर एक तरफ क्या है, हमारा भारत का प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है जो कि एशिया के हिस्से, एशिया प्लेट के, एशियन प्लेट के, यूरेशियन प्लेट के से टकराया है। ये दोनों प्लेट जब टकराए तो यहां पर वलित पर्वत का निर्माण हुआ। जो कौन सा पर्वत है? ये हमारा हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत क्या है? एक प्रकार का वलित पर्वत है। आप ये चीज समझ गए। अब यहां पर आगे बढ़ें तो यहां पर कहता है कि ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। यहां पर एक प्रकार से नदियों के माध्यम से आपको बताया गया है कि हिमालय का विस्तार कितना है। हिमालय जो है आपको सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है।
अब यहां पर इसको आप नक्शे से समझने की कोशिश करें तो नक्शा जब आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये तो बात सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? तो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। सिंधु नदी कहां बह रही है भाई? सिंधु नदी जरा देखो, यहां पे देखो सिंधु नदी बह रही है। तो लगभग यहीं से हमारा हिमालय पर्वत का शुरुआत होता है, ठीक है। और इसके साथ ऐसे पूरा जाता है हमारे उत्तरी सीमा के पैरेलल में ऐसे जाता है। और यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से आती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की उस पार बहते 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 यहां से एंट्री लेती है। अब यहां से एंट्री ले रही है तो देखिए, जहां पे ब्रह्मपुत्र एंट्री ले रही है भारत में, उसी के आसपास जाकर हिमालय हमारा समाप्त होता है। मतलब इस दिशा में, वैसे समाप्त यहां पर नहीं होता है, यहां के बाद हमारे पूर्वोत्तर राज्यों की ओर मुड़ जाता है। तो यह क्या हो गया? हमारे हिमालय की आकृति हो गई। नदी के माध्यम से समझिए कि क्या सीमा है। वैसे तो आपको पता ही है कि भाई हमारा जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, वहां से शुरू होकर असम तक ये पूरा हिमालय हमारा फैला हुआ है। और एक और चीज कि यहां पर जो हमारा हिमालय है, ये हिमालय जो पूरा पर्वत श्रृंखला है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटियों को यहां पर अपने पास धारण करता है। और साथ में ये एक प्रकार का बहुत ही असम अवरोधों से घिरा हुआ है। मतलब कि इसको पार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, चुनौती भरा है, उतना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो हिमालय का स्ट्रक्चर है, इसमें कई सारे आपको पर्वत की श्रेणियां आती हैं, कई सारी श्रृंखलाएं आती हैं, और ये काफी चौड़ाई भरा हुआ है। तो अगर आप देखें यहां पर इसकी आकृति में, तो एक चीज आपको पता चलेगा हिमालय की आकृति में कि जो इसकी चौड़ाई है, हिमालय की जो चौड़ाई है, वो कश्मीर के इलाके में या फिर जम्मू कश्मीर के इलाके में ज्यादा है, लद्दाख के इलाके में ज्यादा है, और ऐसे पूर्वोत्तर की ओर ये पतला होता गया है। यही चीज आपके अध्याय में भी, चैप्टर में भी यहां पर बताई गई है। यहां पर आपको कहा जा रहा है कि ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। अब यहां पर एक चीज की भाई देखो, जो हिमालय है उसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। मतलब यहां से लेकर ऐसे करके यहां तक कितनी लंबाई है? 2400 किलोमीटर। और एक प्रकार का ये अर्धवृत्त का निर्माण करता है। देख रहे हैं कि इस प्रकार से ऐसे पूरा ये फैला हुआ है। और साथ में यहां पर ये जो हिमालय है, इसकी चौड़ाई कश्मीर में कितनी है? कश्मीर में है 400 किलोमीटर, और साथ में असम में कितनी है? 150 किलोमीटर। यहां पर आप साफ देख पा रहे हैं कि हिमालय की जो चौड़ाई है वो काफी ज्यादा है, और यहां पर हिमालय काफी पतला है। मतलब कि यहां पर चौड़ाई ज्यादा है, कितना? लगभग 400 किलोमीटर। और यहां पर जैसे जैसे ये पूर्व की ओर गया है, वैसे वैसे ये काफी पतला होता गया है। ठीक है, ये भी चीज आप जान गए। इसके बाद यहां पर बात करें तो आगे क्या कहता है? आगे यहां पर कहता है कि पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। मतलब यहां पर कहता है कि जो पश्चिमी भाग है उसके मुकाबले जो पूर्वी भाग है, उसकी ऊंचाई में अधिक विविधता है। पश्चिमी भाग कौन सा भाई? पश्चिमी भाग कहने का मतलब है कि ये कश्मीर वाला इलाका, और वो पूर्वी भाग कहने का मतलब कि इस तरफ का अरुणाचल प्रदेश का इलाका। यहां पर ऊंचाई में विविधता है, मतलब कि ऊंचाई और नीचाई में ज्यादा फर्क है। मतलब जो पहाड़ की श्रेणियां हैं उसमें काफी विविधता है, यहां पर थोड़ा सा कम है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। अब यहां पर देशांतरीय विस्तार की बात हो रही है। देशांतरीय विस्तार मतलब क्या? मतलब कि जो हिमालय है उसको उत्तर से दक्षिण दिशा में हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। मतलब यहां पर अगर हम नक्शे में देखें तो नक्शे में आप देखिए कि यहां पर जो हिमालय है, इसका देशांतरीय विस्तार कहता है उसको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। मतलब यहां पर जो हिमालय है उसको ऐसे ऐसे करके 1, 2 और 3, ऐसे 3 हिस्सों में हम लोग बांट सकते हैं। अब ये 3 हिस्से जो हैं, इनके बीच में घाटियां पाई जाती हैं। मतलब कि 2 पहाड़ हैं, उनके बीच में जो इलाका होगा वहां पर घाटी पाया जाता है। अब घाटी का मतलब क्या आप नहीं समझ रहे हैं तो यहां पर समझिए। ये तस्वीर जो है ये आगे भी काम आएगा, अभी तुरंत हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर कई सारी श्रृंखलाएं हैं। तो हमने कहा कि 3 हिस्सों में हम हिमालय को बांट सकते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर। मतलब कि उत्तर, फिर
उससे दक्षिण, फिर उससे दक्षिण, मतलब 3 हिस्से हो गए, जिसमें सबसे उत्तर जो है वहां पर सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। फिर उसके बाद जो द्वितीय श्रेणी है उसमें कुछ थोड़े मोड़े ऊंचे, फिर सबसे नीचे जो है वो हमारा क्या है, बिल्कुल निचला स्तर का पहाड़ है जिसमें सबसे छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। अब यहां पर दो जो पहाड़ की श्रेणी है, इसके बीच में जो इलाका है, यहां पर क्या होगा, काफी सारे घाटी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर यही चीज कहता है। अब यहां पर आगे कहता है कि सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। अब यहां पर नाम तीनों के मैं एक बार बता देता हूं, नाम कौन कौन से हैं यहां पर पहले इस नक्शे से समझिए, तब आपको ज्यादा समझने में आएगा। तो यहां पर यह समझना है कि भाई देखो, जो हिमालय है उसमें जो सबसे उत्तर वाला हिस्सा है, मतलब कि जो चीन की तरफ सटा हुआ हिस्सा है, वहां पर कौन सा हिस्सा पाया जाता है, यहां पर हिमाद्री पाया जाता है या फिर आंतरिक हिमालय पाया जाता है। समझ गए? तो यहां पर सबसे उत्तर दिशा में जो हिमालय की श्रेणी है, जो हिमालय का हिस्सा है, उसको हम क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं या फिर आंतरिक हिमालय कहते हैं। और ये जो हिस्सा है इसमें सबसे ऊंची पहाड़ियां पाई जाती हैं और यहां पर पहाड़ों की औसत ऊंचाई कितनी होती है, लगभग 6000 मीटर होती है, जो कि यहां पर आपको दिखाया भी गया है, लिखा भी गया है। यहां पर यही कहता है कि जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं, इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। मतलब जो यहां पर श्रेणी है, पर्वतों की श्रेणी जो कि सबसे उत्तर में है, वहीं पर आपको जो माउंट एवरेस्ट है वो भी मिलता है, और इसी प्रकार के जो दूसरे सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत है ना, वो इसी श्रेणी में मिलते हैं। तो ये दोनों तस्वीर को साथ में देखिए, ये तस्वीर और ये तस्वीर को, ये एक प्रकार से जो हिमालय का स्ट्रक्चर है, आकृति है, उसको दिखाता है, जिसमें कि यहां पर ये आ गया सबसे उत्तर वाला हिस्सा। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद यहां पर मिडिल वाला माउंटेन आ गया, उसका नाम हम तुरंत देखेंगे। और उसके बाद सबसे निचला माउंटेन आ गया। सबसे निचला कहने का मतलब है कि तीनों श्रेणी में सबसे कम ऊंचाई वाला पहाड़। ठीक है, यहां पर जो आपका हाई माउंटेन है, मतलब कि जो एक प्रकार से आपको माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा वगैरह हो गया, K2 हो गया, ये सारी चीजें कहां पाए जाते हैं, इसी श्रेणी में, इस श्रेणी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग आगे देखें तो आगे यहां पर क्या कहता है, आगे यही चीज कहता है, कुछ नाम दिए गए हैं। नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मैकालू, धौलागिरी, ये सभी जो श्रेणियां हैं, जो कि हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणियां हैं, ये आपको हिमाद्री में ही पाई जाती हैं, यानी कि आंतरिक हिमालय में पाई जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे यहां पर कहता है कि महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है और इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। मतलब कि ये जो हिमालय है, इसका क्रोड मतलब जो बेस एरिया है, जो पत्थर है इसमें, वो कौन सा पत्थर है, ग्रेनाइट का पत्थर है। ये जो श्रृंखला है हमेशा यहां पर बर्फ ढका हुआ रहता है। तो जब भी आप माउंट एवरेस्ट का तस्वीर देखते हैं, कंचनजंगा का तस्वीर देखते हैं, तो ये सारे पहाड़ आपको उजले हमेशा दिखते हैं। क्यों दिखते हैं भाई, क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ढके हुए रहते हैं और इसमें से बहुत सारी हिमानियों का प्रवाह होता है। मतलब कि भाई वहां से बहुत सारी नदियां निकलती हैं इसी श्रेणी से। ठीक है, अब यहां पर आगे बात करें तो आगे यहां पर क्या कहता है, आगे कहता है कि हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है और हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है, सॉरी हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर बात करें तो यहां पर आगे क्या कहता है, आगे यहां पर कहता है कि देखो भाई, जो हमारा हिमाद्री है, हिमाद्री के बगल में जो हमारा श्रेणी है ना, उसको हम क्या कहते हैं, हिमाचल कहते हैं। ठीक है, हिमाचल या फिर निम्न हिमालय कहते हैं। मतलब ये श्रेणी के बिल्कुल बगल में जो एक श्रेणी है ना, यहां पर ये क्या है, हमारा हिमाचल है। ठीक है, अब ये श्रेणी जो है, ये श्रेणी हमारे हिमाद्री से थोड़े कम ऊंचे होते हैं, लेकिन यहां पर काफी असमानता पाई जाती है। यहां पर जो पर्वत श्रृंखला हैं वो काफी असमान हैं, कहीं ऊंचे हैं, कहीं नीचे हैं, कहीं पर खाई है, कहीं पर गहराई है, बहुत तरीके की असमानता है यहां पर। ठीक है, ये चीजें जान गए। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या कहता है, आगे कहता है कि इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्याधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है।
ठीक है भाई, यहां पर औसत ऊंचाई कितनी है? 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर, और चौड़ाई कितनी है? 50 किलोमीटर, लगभग 50 किलोमीटर चौड़ाई है। किसकी भाई? हिमाचल की या फिर निम्न हिमालय की। समझ गए? तो आकृति भी यहां पर आप देख रहे हैं, इसका लोकेशन भी देख रहे हैं। आपको चीजें सही सही समझ में आनी चाहिए ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। अब यहां पर कहता है कि जबकि पीर पंचाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है, धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी और हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। समझ गए? तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर कौन सा आता है? यहां पर ये जो मिडिल माउंटेन वाला इलाका है, हिमाचल की पहाड़ियों वाला इलाका है, मतलब निम्न हिमालय वाला इलाका है, इन्हीं में जो घाटियां पाई जाती हैं वो घाटियां हैं कश्मीर की घाटी, कुल्लू की घाटी, इसी प्रकार की घाटियां हैं। ठीक है, तो यहां पर आप समझ गए कि भाई घाटियां जो हैं वो यहां पर पाई जाती हैं, और यहां पर पहाड़ी नगर जितने भी आप हिल स्टेशन वगैरह जानते हैं, कश्मीर वगैरह हो गया, कुल्लू की घाटियां हो गया, वो यहीं पाई जाती हैं। इसके बाद कहता है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीडित अवसादों से बनी हैं। ये घाटियां बजरी एवं जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल एवं शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। अब यहां पर कहता है कि देखो यहां पर इस हिमालय में जो सबसे बाहरी वाला हिस्सा है, मतलब जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है, वो हिस्सा कौन सा है भाई? ये हिस्सा हमारा हो जाता है शिवालिक की पहाड़ियां। ये शिवालिक जो है सबसे बाहरी हैं। यहां पर ऊंचाई कितनी औसत होती है? 900 से 1100 मीटर ऊंचाई होती है औसत, और साथ में यहां पर जो चौड़ाई है वो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर है। मतलब कहीं पर असम में होगा कितना? 10 किलोमीटर। कश्मीर में हो सकता है कि भाई वो चौड़ाई 50 किलोमीटर हो। इस प्रकार से चौड़ाई की बात कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो यहां पर जो हमारा हिमाचल है, हिमाचल पहाड़ियां, मतलब हिमाचल श्रेणी हिमालय का, और साथ में जो शिवालिक श्रेणी है, इसके बीच में जो घाटियां पाई जाती है ना, यानी कि यहां पर जो हमारा हिमाचल पहाड़ी हो गया, यहां पर हमारा क्या हो गया? शिवालिक हो गया, इसके बीच में जो घाटी पाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? दून कहेंगे। तो देहरादून, कोटली दून, पाटली दून आप जो नाम सुनते हैं वो यहीं पर पाए जाते हैं, इन्हीं घाटियों के बीच में। कौन कौन से पहाड़ों के बीच में भाई? शिवालिक की पहाड़ियां और साथ में हमारा हिमाचल की पहाड़ियां। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें आप समझ गए। अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने क्या है? हमारे किताब में नक्शा दिया गया है। आप नक्शे को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, अलग अलग रंगों को देखें कि भाई अलग अलग रंग क्या चीज दिखाता है। जैसे यहां पर आपको हिमालय दिख रहा है, यहां पर पठार का क्षेत्र है, यहां पर मैदानी इलाके हैं, यहां पर मरुस्थल है, यहां पर आपको घाट हैं। ठीक है, तो यहां पर आगे बढ़ें तो आगे यहां पर क्या कहता है? अब यहां पर कहता है कि इस उत्तर दक्षिण के अलावा हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जा सकता है। हमने देखा कि भाई उत्तर से दक्षिण कैसे हम लोग हिमालय को विभाजित करते हैं। 3 हिस्से हमने पढ़े। अब हम देखेंगे कि पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है हिमालय की, उसको हम कितने हिस्सों में विभाजित करते हैं, उनके क्या नाम है, कहां से कहां विभाजन है, ये सारी चीजों पर हम फोकस करेंगे। अब यहां पर कहता है कि यह जो वर्गीकरण किया गया है पूर्व से पश्चिम की ओर हमारे हिमालय का, उस वर्गीकरण का आधार है क्या? यहां पर आपको वर्गीकरण नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, किस चीज के आधार पर? नदी घाटी के आधार पर। मतलब कि जब नदियां फ्लो करती हैं पहाड़ों से तो एक प्रकार के घाटी का निर्माण करती है पहाड़ों के बीच में, तो उसी के आधार पर क्या किया गया है? यह वर्गीकरण किया गया है। ठीक, अब यहां पर कहता है उदाहरण के लिए जो यहां पर सतलज और सिंधु नदी के बीच में जो हिमालय का हिस्सा बहता है, हिमालय का हिस्सा है, उसको हम क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर इसको कहता है कि इसको पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है।
मतलब कि देखिए, सतलुज और सिंधु नदी के बीच में जो हिस्सा बह रहा है वो क्या है? पंजाब हिमालय। लेकिन पंजाब हिमालय को भी हम दो हिस्सों में बांटते हैं, कौन कौन से? कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से जहां जाना जाता है। इसके बाद यहां पर सतलज और काली नदी के बीच में यहां जो हिमालय का हिस्सा है उसको हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। और काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय बहता है, और सॉरी, नेपाल हिमालय स्थित है। और वहीं तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में असम हिमालय यहां पर होता है। ठीक है, अब यहां पर इसको जरा सा नक्शे से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो चीजें हमको ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। अब यहां पर देखिए, यह नक्शा देखिए, ये नक्शा आप देख रहे हैं तो यहां पर आप जरा सा ध्यान दीजिए कि हमारा सिंधु नदी कहां बहता है। अभी तुरंत थोड़ी देर पहले आपको नक्शा मैंने दिखाया था। तो सिंधु नदी लगभग इस जगह से ऐसे निकलता है और पाकिस्तान की ओर बहता है। तो सिंधु नदी से लेकर यहां पर कौन सा नदी था भाई? सतलज नदी। सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में क्या कौन सा हिमालय का हिस्सा है? हमारा है पंजाब हिमालय का हिस्सा। लेकिन पंजाब हिमालय को भी हम दो हिस्सों में बांटते हैं, पहला कश्मीर हिमालय और फिर हिमाचल हिमालय। ठीक है, अब यहां पर सतलुज और एक और कौन नदी थी भाई? यहां पर नदी थी शायद मेरे ख्याल से तीस्ता नदी थी। कौन सी नदी थी भाई? तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर सतलुज और काली नदी, यहां पर सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं, और काली और तीस्ता के बीच में हमारा कौन सा है? यहां पर नेपाल। सतलज नदी और काली नदी के बीच में हमारा कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय कहां पर है? मतलब कि जो हमारा हिमालय उत्तराखंड के हिस्से में पड़ता है वो कुमाऊं हिमालय हो गया। इसके बाद नेपाल हिमालय आ गया। नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में। तीस्ता नदी लगभग यहां से फ्लो करती है, लगभग यहां से बहती है तीस्ता नदी। अब तीस्ता नदी से जो दिहांग नदी है, दिहांग रिवर, जो कि दिहांग जॉर्ज से भारत में प्रवेश करती है यहां पर, तो इस नदी तक जो हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं? असम हिमालय कहते हैं। तो यहां पर हमने देख लिया कि जो हिमालय है इसका पूर्व से पश्चिम वर्गीकरण कैसे किया गया है? नदियों के आधार पर किया गया है, नदी घाटियों के आधार पर। अब नदी घाटी क्या होता है आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो मैं जरा सा आपको, तस्वीर तो फिलहाल नहीं है, मैं ऐसे ही आपको, हां, इस तस्वीर से समझिए कि देखिए यहां पर जब नदी पहाड़ों से निकलती है ना तो पहाड़ों को काट कर ऐसी आकृति बना देती है, दो पहाड़ों के बीच में ऐसी आकृति बन जाती है। तो ये जो हिस्सा है यही नदी घाटी की बात कर रहा है। यहां पर एक तरफ एक पहाड़ श्रेणी, दूसरी तरफ एक पहाड़ श्रेणी, दो हिस्से हो गए। इसी के आधार पर हिमालय का ये वर्गीकरण किया गया है। अब यहां पर कहता है कि ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है दिहांग महाखंड, दिहांग जॉर्ज, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि यहां के बाद क्या होता है? हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है। इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों या फिर पूर्वी श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल हैं से बनी हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं और घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियां शामिल हैं। ठीक है, अब यहां पर जरा सा आप नक्शा देखिए। नक्शा देखकर आपको क्या पता चलेगा? नक्शा देखकर पता चलेगा कि यहां पर देखिए जो हमारा हिमालय है, हिमालय जब यहां पहुंचता है, मतलब कि जब असम में पहुंचता है, अरुणाचल प्रदेश में पहुंचता है, तो यहां पर एक जॉर्ज है, एक हमारा क्या है? जॉर्ज। ठीक है, यह घाटी है जहां से दिहांग नदी ऐसे प्रवेश करती है। अब यहां जो घाटी है इसी के साथ क्या होता है? जो हिमालय ऐसे जा रहा था यहां के बाद ऐसे मुड़ जाता है, यहां के बाद ऐसे दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। और ये जो हिमालय का हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं? पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानते हैं। और यहां पर जो हिमालय है वो इस प्रकार से फैली हुई है और यहां पर कई सारे पहाड़ियां हैं, कई सारे महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं। उनके नाम जरा सा आप देख लीजिए। नाम यहां पर देखिए, जैसे यहां पर गारो, खासी, जयंतिया, नागा श्रेणी, पटकाई, ये सारे क्या हैं? ये एक प्रकार के पहाड़ हैं, श्रेणियां हैं जो कि पूर्वोत्तर हिमालय या फिर पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा हैं। तो यहां पर अगर आप समझ गए तो यहां पर समझने के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने अब टॉपिक क्या है? अब टॉपिक है उत्तरी मैदान। अब हम पढ़ने वाले हैं भारत के उत्तरी मैदानों के बारे में, इनकी भू आकृति के बारे में, इनके फीचर या फिर जो विशेषताएं हैं उनके बारे में। तो यहां पर उत्तरी मैदानों के बारे में कहता है कि उत्तरी मैदान जो है वो 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है।
अब यहां पर आपको समझना है कि उत्तरी मैदान है क्या, उत्तरी मैदान किन इलाकों में फैला हुआ है, कौन कौन से हिस्से हैं इसके, ये सारी चीजें। तो यहां पर सबसे पहले तो हम भारत के नक्शे में समझते हैं कि ये उत्तरी मैदान है कहां पे। अब देखिए, ये जो नक्शा आप देख रहे हैं इसमें उत्तरी मैदान दिखाया गया है, लेकिन ये एक्यूरेट उतना अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा है। ये आप नक्शा देखिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि उत्तरी मैदान किस प्रकार से बना हुआ है। अब यहां पर देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर उत्तरी मैदान जो है, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा आपका पाकिस्तान में है। मतलब जो इंडस नदी है, सिंधु नदी है, वो पाकिस्तान में बहती है, तो ये हिस्सा पाकिस्तान का है। लेकिन यहां से आप लेकर ऐसे करते जाएं, ऐसे ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी से होते हुए ऐसे पूरा जो हिस्सा है ये आपको भारत में आता है। और यहां पर ये उत्तरी मैदान का बहुत सारा हिस्सा बांग्लादेश में भी आता है। तो यहां पर इसके लिए आपको अध्याय में जो नक्शा दिया गया है इसको आप देखेंगे तो समझ में आएगा। यहां पर आप जैसे देख पा रहे हैं इस नक्शे में आप जो देख रहे हैं कि यहां पर इस प्रकार से जो ये पूरा इलाका है, ये क्या है, ये उत्तरी मैदान का इलाका है। उत्तरी मैदान इस प्रकार से असम में भी फैला हुआ है यहां पे, और बांग्लादेश में भी फैला हुआ है, लेकिन बांग्लादेश की हम यहां पर बात नहीं कर रहे हैं। और साथ में यहां पर हमारे पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की हम बात नहीं कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए, अगर हम उत्तरी मैदान की बात करते हैं तो उत्तरी मैदान जो है वो 3 नदी तंत्रों से मिलकर बना हुआ है। 3 नदी तंत्र कौन कौन से हैं भाई? ये नदी तंत्र है आपके सिंधु नदी तंत्र, साथ में गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। नदी तंत्र का मतलब क्या होता है? नदी तंत्र का मतलब होता है कोई भी नदी और उस नदी में जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सभी का जो इलाका है जहां पर एक प्रकार से वो बहती हैं, उसके आसपास का इलाका जहां से पानियां उसमें आकर गिरती है, इसके बारे में आप अगले अध्याय में अच्छी तरीके से समझेंगे। तो वो आपको नदी तंत्र होता है, नदी तंत्र का पूरा इलाका होता है। जैसे सिंधु नदी तंत्र की बात करें तो सिंधु नदी तंत्र की हम यहां पर बात क्यों कर रहे हैं भाई? वो पाकिस्तान में बहता है, लेकिन सिंधु नदी तंत्र जो है उसकी वजह से जो मैदानी इलाका उसका है सिंधु नदी तंत्र का, उसका कुछ हिस्सा हमारे भारत में भी है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ये जो इलाका है ये आपका पंजाब का इलाका हो गया, हिमाचल प्रदेश में कुछ इलाके हो गए, आपको हरियाणा के इलाके हो गए, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके हो गए, वो आपको एक प्रकार से सिंधु नदी तंत्र का जो मैदानी भाग है उसी का हिस्सा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे बढ़े तो आगे यहां पर हमारे सामने आ जाता है गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र की आप यहां पर तस्वीर देख सकते हैं भारत के नक्शे में। तो यहां पर गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी के साथ साथ बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं, गंगा की सहायक नदियां। उन सभी के जो इलाके हैं वो सभी एक प्रकार से उत्तरी मैदान का ही हिस्सा बनाती हैं। इसी प्रकार से आप ब्रह्मपुत्र नदी को देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी हमारे असम से होकर बहती है और फिर जाकर बांग्लादेश में जाकर एंटर कर जाती है। तो यहां पर इसकी वजह से भी जो मैदानी इलाका बनता है वो भी हमारे उत्तरी मैदान का ही हिस्सा है। अब यहां पर 3 नदियां हैं, 3 नदियां उत्तरी मैदान में बहती हैं, इसी का मैदानी इलाका एक प्रकार से उत्तरी मैदान होता है तीनों को मिलाकर। आप यहां पर जैसे नक्शे में देख सकते हैं, यहां पर नक्शे में आप क्या देख रहे हैं, यहां पर ब्रह्मपुत्र के बहने की वजह से असम में ब्रह्मपुत्र का मैदानी इलाका हो गया। यहां पर हमारे जो यूपी, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्से हैं, यहां पर गंगा नदी और उसके सहायक नदियां बहती हैं, उसकी वजह से मैदानी इलाका हो गया। और यहां पर इंडस नदी यानी सिंधु नदी जो है वो यहां पर पाकिस्तान में बहती है, लेकिन पाकिस्तान के बहने की वजह से उसके कुछ सहायक नदियां भारत में भी भारत के मैदानी इलाकों में भी बहते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो आगे यहां पर कहता है कि यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। अब यहां पर जब मैं शुरुआत में हिमालय का निर्माण आपको बता रहा था, उसी समय में मैंने आपको बताया था कि यहां पर उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ। वहां पर आपने देखा था कि यहां पर जब इस प्रकार से जो प्रायद्वीपीय पठार है वो जाकर टकराया किससे? यहां यूरेशियन प्लेट से। तो यहां पर हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय के निर्माण होने के बाद यहां जो नदियां बहने लगी हिमालय से, जो पानी आने लगा वो अपने साथ निक्षेप लाते थे, पहाड़ों को तोड़कर उसके कण लाते थे और उन कणों को इन इलाकों में छोड़ते गए, भरते गए। लाखों वर्ष लगे, लाखों करोड़ों वर्ष के बाद ये पूरा इलाका जो था यहां पर जलोढ़ निक्षेप जमा हो गया और ये पूरा इलाका एक बहुत ही उपजाऊ और अच्छी क्वालिटी की मिट्टी वाला इलाका बन गया।
इसी वजह से इस इलाके में बहुत ज्यादा खेती होती है, बहुत ज्यादा उपजाऊ इलाका है, और इसी वजह से यहां पर हम इसके बारे में अलग से स्पेशली बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। अब यहां पर आगे कहता है कि इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। मतलब समझ गए? मतलब कि यहां पर यह जो मैदानी इलाका है, यह मैदानी इलाका की बात करें तो यह कितना लंबा है भाई? 2400 किलोमीटर लंबा। अब 2400 किलोमीटर लंबा एक और चीज था, क्या था भाई? वो था हमारा हिमालय। हिमालय यहां से यहां तक 2400 किलोमीटर था। उसी प्रकार से जो हमारा ये मैदानी भाग है वो भी यहां से लेकर यहां पर असम तक जाता है, और लंबाई कितनी हो जाती है? 2400 किलोमीटर हो जाती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो यहां पर जो हमारा उत्तरी मैदान है, ये उत्तरी मैदान की जो चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर है। कहीं पर चौड़ाई इसकी 320 है, कहीं पर 240 है, कहीं पर उससे कम भी है, लेकिन एवरेज जो चौड़ाई है वो 240 से 320 किलोमीटर के बीच में है। तो भाई उत्तरी मैदान का जगह आप जान गए, उत्तरी मैदान कैसे बना ये भी समझ गए, उत्तरी मैदान की लंबाई कितनी है समझ गए, उत्तरी मैदान की चौड़ाई कितनी है समझ गए, उत्तरी मैदान में कौन कौन सी नदी तंत्र आते हैं ये भी आप जान गए। तो अब आगे देखते हैं, आगे यहां पर क्या कहता है। आगे यहां पर कहता है कि यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। भाई आपको भी पता है कि यूपी में, बिहार में, दिल्ली में, हमारे पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम बंगाल में बहुत आबादी है, बहुत घनी आबादी है। क्यों है भाई? क्योंकि यहां पर जो जमीन है इस पर खेती बहुत अच्छी होती है, यहां पर पानी भी बहुत अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में है, यहां का जो मृदा है, जलवायु है, सभी चीजें बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। इस वजह से ज्यादा संख्या में लोग यहां रह सकते हैं। लेकिन अगर आप थार में जाएंगे, थार रेगिस्तान में जाएंगे, वहां बहुत कम लोग रहते हैं। क्यों कम लोग रहते हैं? क्योंकि वहां पर पानी नहीं है, वहां पर खेती नहीं हो सकती है, जलवायु बहुत कठिन है, इस वजह से वहां नहीं रहते हैं, बल्कि यहां पर बहुत बड़ी आबादी में लोग रहते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं। यानी उत्तरी पर्वत, यानी कि कौन सा पर्वत भाई? हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत से जो भी नदियां बहकर आ रही हैं इस इलाके में, कौन कौन सी नदियां? गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे कि यमुना वगैरह, जो यहां पर सिंधु नदी बहकर आ रही है, झेलम, चेनाब वगैरह नदियां आ रही हैं, इसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र आ रही है। ये सारी नदियां जो हैं एक प्रकार से यहां पर निक्षेपण का कार्य कर रही हैं। अब निक्षेपण कार्य कर रही है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यहां पर जब नदियां जो होती हैं, नदियां इस प्रकार से जब बहती हैं, और नदियां जब ऊपर के इलाके में होती है, मतलब पहाड़ से जब वो गिरते हैं ना, तो नदियों की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है। जैसे ये पहाड़ का ऊंचा इलाका है, ये बहुत ऊंचा है, मान लीजिए 5 किलोमीटर ऊंचा, 5000 मीटर ऊंचा है, वहां से पानी आया तो बहुत स्पीड होगा भाई, उतनी ऊंचाई से सीधे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, तो अपने साथ पहाड़ों के कण तोड़कर ये लाती हैं। अब जैसे जैसे ये नीचे की ओर आती हैं तो नीचे आकर इस पानी का रफ्तार बहुत धीरा हो जाता है, क्योंकि एक बार आप ऐसे गिरिए और एक बार ऐसे फिसलिए तो रफ्तार धीरा हो जाएगा पानी का। अब रफ्तार धीरे होने की वजह से यहां से जो ये कण अपने साथ तोड़कर लाई थी, उन कणों को यहां पर धीरे से छोड़ देती हैं। क्यों भाई? क्योंकि रफ्तार ज्यादा नहीं है, वो अपने साथ बहा कर नहीं ले जा सकती हैं, इस वजह से यहां पर छोड़ देती हैं। तो यही छोड़ने की जो प्रक्रिया है ना, यही निक्षेपण होता है। इसी बात को यहां पर समझाया जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे यहां पर क्या कहता है? यहां पर आगे कहता है कि देखिए, नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदियां द्वीपों का निर्माण होता है। अब यहां पर कहता है कि देखिए, जब नदी जो है ना वो पहाड़ों से उतरकर मैदानी हिस्सों में आ जाती हैं, तो मैदानी हिस्सों में नदी को ढाल बहुत कम मिलता है। जैसे हिमालय पर आप देखेंगे, कोई भी पहाड़ देखिए, पहाड़ दिखेगा कि भाई बहुत ऊंचा है, और तुरंत ऐसे पहाड़ की ऊंचाई होती है, ढाल ऐसे होता है। लेकिन मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में भी ढाल होता है, लेकिन बहुत ही कम होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे आप अगर गंगा नदी को देख रहे हैं कि गंगा नदी वहां से बहकर आ रही है, उत्तराखंड से बहते बहते पूरे यूपी होते, बिहार होते, झारखंड होते, पश्चिम बंगाल होते, जाकर वहां पर सुंदरवन होते, जाकर समुद्र में गिर रही है, तो ये जो गंगा नदी है ना, ये गंगा नदी एक ढाल में बह रही है। भाई कितना ढाल है? मात्र 200 से 300 मीटर का। मतलब यहां पर यूपी का, उत्तराखंड का इलाका
देखिए, जहां पर गंगा नदी मैदानी इलाके में प्रवेश करती है, वहां से लेकर समुद्र तक मात्र 200 से 300 मीटर का ढाल है। तो उसकी वजह से, ढाल की वजह से ही फ्लो करती है, नदी फ्लो करती है। मतलब कि यह हिमालय का हिस्सा समझ लीजिए, जहां पर बहुत ज्यादा ढाल है, और यह समझिए पूरा मैदानी इलाका है। इसी वजह से यहां पर क्या होता है, जलोढ़ का निक्षेपण होता है, नदियां जो हैं वो मिट्टी छोड़ जाती हैं। इसी वजह से अगर आप बिहार में रहते होंगे या बिहार गए होंगे, तो जब भी बाढ़ आएगा बिहार में, तो वहां पर आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा मिट्टी आ जाती है, तो वो नदियां अपने साथ लाती हैं और वहां पर छोड़ जाती हैं, निक्षेपित कर देती हैं वहां पर। समझ गए? अब यहां पर एक और चीज कहता है कि नदियों की गति कम होने की वजह से नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। अब यहां पर कहता है कि देखिए नदीय द्वीप कैसे बन रहा है। यहां पर नदी आया, काफी रफ्तार में आया, तो अपने बीच में जो भी आया उसको साथ में बहा के ले गया। लेकिन आगे चलकर एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां पर इस नदी की रफ्तार बहुत कम हो गई। एक समतल जैसी भूमि है, नदी में पानी में ताकत ही नहीं है, ढाल ही नहीं है कि उसको रफ्तार मिले। तो यहां पर सारे उसके जो भी उसने अपने पास निक्षेप रखे थे उसको वो छोड़ देती है, और छोड़ते छोड़ते क्या होता है, यहां पर द्वीप बन जाते हैं। उसी निक्षेपों की वजह से द्वीप बन जाते हैं और यहां पर नदीय द्वीप का निर्माण हो जाता है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो एक प्रकार से तस्वीर देख सकते हैं। अब यहां पर आगे कहता है कि नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती है। इन धाराओं को वितारिकाएं कहते हैं। अब यहां पर क्या होगा, जिस प्रकार से नदी द्वीपों का निर्माण हुआ, उसी प्रकार से नदी में एक वितारिका निकल जाती है। मतलब कि जैसे क्या होता है, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर कोई भी नदी आप देखिए, तो यमुना नदी आकर कहां मिलती है, गंगा नदी में मिलती है। तो मतलब क्या है, यमुना गंगा की सहायिका है भाई, ठीक है। गंगा नदी क्या है, यमुना की सहायिका है। लेकिन अगर हम बात करें कि यहां पर एक मेन नदी है और मेन नदी से एक छोटी नदी अलग निकल जा रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वितारिका कहेंगे। जैसे यहां पर अगर आप तस्वीर देखें तो यहां पर आपको शायद दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा कि यहां पर देखिए, यहां पर इस प्रकार से गंगा नदी आ रही है, यहां पर ऐसे गंगा नदी बहते हुए आ रही है भाई, आ रही है, यहां जा रही है गंगा नदी। लेकिन इस गंगा नदी से एक नदी यहां पर ऐसे निकल जाती है और यह समुद्र में जाकर गिर जाती है। यही जो नदी है ना, ये क्या है, ये एक वितारिका है। समझ गए? मतलब कि गंगा नदी से एक अलग नदी निकल गई और ये समुद्र में जाकर गिर गई। ये क्या है, वितारिका है। नाम क्या है, हुगली नदी, ठीक है। ये हुगली नदी गंगा नदी से निकलती है और जाकर समुद्र में गिर जाती है। ये क्या है, वितारिका है। समझ गए कि वितारिका क्या होती है, कि भाई एक मुख्य नदी से एक छोटी नदी अलग हो जाए उसी के पानी को लेकर, तो वो क्या होगा, वितारिका होगा, ठीक है। अब यहां पर आगे यहां पर बात किया जा रहा है द्वाब के बारे में। द्वाब के बारे में बताया गया है कि भाई द्वाब क्या होता है। भाई द्वाब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का हिस्सा, कि दो नदी हैं उनके बीच का जो इलाका है उसको हम द्वाब कहते हैं। जैसे कि अगर आप यहां पर नक्शे में देखें तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर गंगा नदी है, बह रही है, और यहां पर यमुना नदी बह रही है। तो इसके बीच का जो भी हिस्सा हो गया ना, ये क्या हो गया, द्वाब हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, द्वाब कहेंगे, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो आगे यहां द्वाब आपको क्यों बताया गया है, क्यों बताया जा रहा है द्वाब भाई, तो यहां पर इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि द्वाब के बारे में अभी हम थोड़ी सी बात पढ़ने या समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर कहता है कि उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। तो भाई मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 हिस्से विभाजित कर सकते हैं। एक हिस्सा है सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों द्वारा बनाया गया, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन उसको हम कहते क्या है, पंजाब का मैदान कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये देखिए तस्वीर, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तो यहां पर जो सिंधु नदी है और उसके जितने भी सहायक हैं, उनकी वजह से जो मैदान पूरा क्षेत्र बनता है, ये क्या होगा, पंजाब का मैदान होगा, ठीक है।
पंजाब का मैदान एक हो गया हिस्सा हमारे उत्तरी मैदान का। ठीक है, कहता है कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में द्वाबों की संख्या बहुत अधिक है। यानी जो पंजाब का इलाका है, मतलब भारत का हिस्सा जो पंजाब है और साथ में पाकिस्तान का पंजाब। अब देखिए यहां पर भारत में राज्य पंजाब है, उसी प्रकार से पाकिस्तान में भी पंजाब है, और यहां पर ये जो पंजाब है ये पूरा एक क्षेत्र है जो कि एक प्रकार से विभाजित हो गया था। एक बड़ा हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान को मिला, कुछ हिस्सा भारत को मिला, तो ये पूरा मिलाकर पंजाब का इलाका बनता है, और यहां जो मैदान बनता है उसको हम पंजाब का मैदान कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात की जा रही है कि ये जो इलाका है द्वाबों का इलाका है। अब भाई द्वाब का इलाका क्यों है? क्योंकि यहां पर देखिए, अगर आप ये नक्शा देख रहे हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कि कई सारी नदियां बह रही हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले तो ये सिंधु नदी आकर बह रही है, इसकी कई सारे सहायक नदियां भी आ रही हैं। यहां से एक नदी आई झेलम, यहां से चेनाब, यहां से रावी, यहां से आपको सतलज, ये सारी नदियां आकर सिंधु नदी में मिलती हैं। अब यहां पर देख रहे हैं कि ये एक द्वाब है, ये भी द्वाब है, ये भी द्वाब है, ये भी द्वाब है, यहां भी द्वाब है। तो यहां पर अगर आप देखें जो पंजाब का मैदान है ना, उसमें काफी सारे द्वाब आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे यहां पर क्या कहता है? आगे कहता है कि गंगा का मैदान का विस्तार घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। मतलब यहां पर आप गंगा नदी के मैदान की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि गंगा नदी के मैदान कहां तक फैला हुआ है। तो गंगा नदी का मैदान यहां पर आप देख सकते हैं कि भारत के कई सारे राज्यों में फैला हुआ है। यहां पर आ गया हरियाणा, यहां पर दिल्ली आ गया, यहां पर यूपी आ गया, बिहार आ गया, झारखंड आ गया, पश्चिम बंगाल आ गया। ये सारे राज्यों में यहां पर फैला हुआ है हमारा गंगा का मैदान। ठीक, अब यहां पर कहता है कि तीस्ता नदी और साथ में सतलज नदी था, शायद मेरे ख्याल से सतलज नदी था क्या, और नहीं, घग्गर नदी और तीस्ता नदी के बीच में यहां पर नदी के आधार पर विभाजित करने की कोशिश की गई है। तो ठीक है, घग्गर नदी और तीस्ता नदी के बीच में क्या है? गंगा नदी का मैदान फैला हुआ है, मतलब गंगा का मैदान फैला हुआ है। इसी प्रकार से अगर ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करें तो ब्रह्मपुत्र का मैदान हमारा कहां है? असम में है। क्यों भाई असम में क्यों है? क्योंकि उसके पहले जो ये नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र की नदी बहती है, ये तिब्बत में बहती है, और तिब्बत एक प्रकार का सूखा इलाका है। वहां पर एक प्रकार से जो ढाल है वो बहुत कम है, तो ढाल कम होने की वजह से वहां उसको रफ्तार उतनी नहीं मिल पाती, अपने साथ वो गाद नहीं ला पाता, और वहां पर किसी प्रकार का वो निक्षेप नहीं कर पाता। लेकिन जब ये ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग जॉर्ज के बाद भारत में आती है तो उसको काफी ताकत मिल जाता है, रफ्तार मिल जाता है, और यहां से काफी वो एक प्रकार से निक्षेप लेती है और अपने साथ लाकर इस असम के इलाके में और बांग्लादेश के इलाके में लाकर निक्षेपित करती है, और उससे क्या होता है? यहां पर मैदानी इलाके का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे यहां पर क्या कहता है? यहां पर कहता है कि उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों के बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। अब यहां पर मैं शुरुआत से जब से उत्तरी मैदान की बात कर रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि उत्तरी मैदान एक समतल भूमि है, प्लेन भूमि है, और उसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, कोई उसमें वेरिएशन नहीं है। ऐसा नहीं है। उत्तरी मैदान को जब आप सही तरीके से पढ़ेंगे, जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उत्तरी मैदान में भी कई प्रकार की विभिन्नताएं हैं, और उनके बारे में भी हमको समझना जरूरी है, जानना जरूरी है कि भाई यहां पर उत्तरी मैदान में किस प्रकार की भौगोलिक विभिन्नता है। तो यहां पर कहता है कि आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 4 भाग हम यहां पर समझेंगे, पढ़ेंगे उत्तरी मैदान के। 4 भाग कौन कौन से हैं? तो कहता है कि नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भाभर के नाम से जाना जाता है। पहला हिस्सा आया कौन भाई? भाभर। उत्तरी मैदान का पहला हिस्सा क्या है? भाभर है। अब यह भाभर क्या होता है भाई? भाभर जरा सा समझना है हमें। तो यहां पर देखिए, यहां पर इस तस्वीर से आप सही तरीके से समझिएगा कि यहां पर क्या है? यह हिमालय का पहाड़ है।
हिमालय के पहाड़ से जब यहां से नदियां आती हैं, नदियां गिरती हैं, तो इनका ढाल बहुत ज्यादा होता है और ढाल ज्यादा होने के कारण यहां रफ्तार बहुत ज्यादा होती है और इस वजह से जब यहां से नदियां गिरती हैं तो अपने साथ निक्षेप लाती हैं, यानी पहाड़ों को तोड़कर उसके कण लाती हैं। तो कुछ कण छोटे छोटे होते हैं, महीन होते हैं, और कुछ कण बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। तो यहां पर जब ये हिमालय से ये नदियां गिरती हैं, आती हैं, समतल भूमि में आती हैं, तो ये नदियां जब इस इलाके में पहुंचती हैं, बिल्कुल पहाड़ के निचले इलाके में, तो यहां पर सबसे पहले नदियां बड़े बड़े कंकड़ों को, बड़े बड़े पत्थरों को यहां पर छोड़ देती हैं। और ये जो इलाका है जिसको कि हम भाभर कह रहे हैं, यहां पर आपको इसी प्रकार के निक्षेप पाए जाते हैं। बड़े बड़े कंकड़, बड़े बड़े पत्थर इस साइज के, इस साइज के, इस साइज के पाए जाते हैं, जो कि हिमालय को तोड़कर यहां पर लाए गए हैं और यहां पर पड़े हुए हैं। और ये जो हिमालय के बाद, ये इसकी चौड़ाई कितनी है? 8 से 16 किलोमीटर। कहीं पर 8 किलोमीटर, कहीं पर 16 किलोमीटर। कौन सा इलाका है भाई? भाभर का इलाका है। भाभर क्या है आप समझ गए। भाभर के बाद आता है तराई। अब तराई के बारे में आपका किताब क्या कहता है ये जरा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर कहता है कि सभी सरिताएं इस भाभर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं और नम एवं दलदली क्षेत्रों का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहा जाता है। अब यहां पर तराई क्या होता है यह आपको समझना है। तो भाई तराई की बात करें तो यहां पर इसके पहले एक और चीज कहा गया। क्या कहा गया? कि जब ये नदियां एक प्रकार से कहां आती हैं, जब ये नदियां आती हैं यहां पर भाभर के इलाके में, तो ये विलुप्त हो जाती हैं। अब विलुप्त क्यों हो जाती हैं भाई? तो विलुप्त इसलिए हो जाती हैं क्योंकि जब नदी यहां से गिरी, यहां पर इस भाभर के इलाके में बहुत कंकड़ पत्थर हैं। अब नदियां में क्या होता है? पानी होता है। अब पानी जो है, अगर आप बहुत पत्थर रख दीजिए और उसके थ्रू पानी बहाइए तो आपको पानी दिखेगा नहीं, क्योंकि भाई कंकड़ के बीच में जगह होता है, उसके अंदर से बह जाती है। तो उसी वजह से भाभर के इलाके में आपको नदियां बहती हुई नहीं दिखेगी। बहुत मतलब दिखेगा, पानी दिखेगा, लेकिन जैसे हमको गंगा नदी अपने इलाके में दिखता है, बहुत उफान मार रहा है, वैसा नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि कंकड़ पत्थर बहुत हैं, वहां पर नदियां छुपी हुई रहती हैं, कंकड़ के अंदर से बह जाती है। अब यहां पर क्या है कि जब ये 8 से 16 किलोमीटर की दूरी ये नदियां पार कर जाती हैं, यानी ये कंकड़ वाले इलाके को पार कर जाती हैं, तब यहां पर तराई इलाके में पहुंचती हैं। तराई इलाके में ये जो इलाका है, यहां पर नदियां लाकर एक प्रकार से जो अपने छोटे छोटे अवसाद होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उनको छोड़ती है। और इस वजह से ये जो इलाका है तराई का इलाका, यहां पर काफी एक दलदला आपको आकृति मिलेगा। ये जो इलाका है यहां पर क्या होता है? यहां पर काफी दलदला होता है, काफी घने जंगल होते हैं, काफी पेड़ होते हैं। और यहां पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो अवसाद छोड़े गए हैं नदियों के द्वारा, यहां पर छोटे छोटे कण, ये एक प्रकार से मिट्टी को बहुत उपजाऊ बना देते हैं, साथ में जमीन को दलदला बना देते हैं। पानी भी यहां पर भरपूर मात्रा में होता है। इस वजह से यहां पर काफी घने जंगल वगैरह होते हैं। लेकिन क्या है कि अभी के समय में ये जो इलाका है, इस इलाके में बड़े स्तर पर बहुत बड़ी संख्या में पेड़ वगैरह काटे गए हैं। इस वजह से अब वो जंगल वगैरह दिखते नहीं है। ठीक, तो यहां पर कहता है कि यह वन प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इन जंगलों को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। इसी क्षेत्र में क्या है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क। अब यहां पर कहता है कि उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। यह नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति निर्माण प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। भांगर के नाम से इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहते हैं। क्या कहा जाता है? कंकड़ की। भाई क्या क्या मिट्टी में पाया जा रहा? कंकड़ वाला मिट्टी है, आपने सुना होगा। ठीक है, बाढ़ वाले मैदानों के नए और युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष में पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेतों के लिए आदर्श होते हैं। अब यहां पर दो चीजें समझनी है, भांगर क्या है और खादर क्या है। अब भांगर की बात करें तो यहां पर जरा सा समझिए कि यहां पर भांगर क्या और खादर क्या है। हमने समझ लिया कि यहां पर क्या है, नदी बह रही है।
अब नदी जो बह रही है, नदी बहते बहते यहां पर सबसे पहले उसने कंकड़ छोड़ा, ठीक है, तराई में आया, एक दलदला पूरा आकृति बना दिया। उसके बाद जब मैदानी इलाके में नदी पहुंचती है तो नदी जो है वो तो बह रही है लाखों साल से, करोड़ों साल से। तो करोड़ों साल से जो नदी है वो अपने साथ अवसाद ला रही है, कण ला रही है, निक्षेपण का काम कर रही है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो नदी है वो लाखों साल से निक्षेपित करते करते यहां पर पूरे इलाके को भर दिया है। किस चीज से? निक्षेप से, जलोढ़ निक्षेप से। अब यहां पर जो मृदा है जो कि बहुत पुरानी है, आज से लाख साल, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख साल पुरानी है, ये जो मृदा है इसी को हम भांगर कहते हैं। मतलब कि आप अगर देखें तो उत्तरी मैदान का जो सबसे ज्यादातर हिस्सा है वो किस प्रकार का है? भांगर का है। क्यों भाई भांगर का क्यों है? क्योंकि आप समझिए कि जो नदी बह रही है वो नदी आज न वहां बह रही है, आज के 10 लाख साल पहले कहां बहती थी? वो पूरे इलाके में फैली हुई थी, पूरे इलाके में भर रही थी। समझ गए? लेकिन अब समझिए कि अब अभी भी जो नदियां हैं उनमें कभी बाढ़ आ जाता है, कभी नदियां अपने जो क्षेत्र हैं उससे बाहर होकर बहने लगती हैं। जैसे अगर आप कभी नदी गए होंगे, बड़ी नदियों के आसपास रहते होंगे, तो आपने देखा हो कि नदियां अपने क्षेत्र से बाहर बहने लगती हैं और बाहर बहकर अपने नदी के अगल बगल इलाके में मिट्टी छोड़ देती है, निक्षेपण कर देती है। समझ गए? तो जो नदी के बिल्कुल बगल वाला इलाका है, कोई नदी बह रही है, उसके बिल्कुल बगल का जो क्षेत्र है जहां हर साल बाढ़ आता है, हर साल वहां पर नदी कुछ मिट्टी छोड़ देती है, कुछ अवसाद छोड़ देती है, वो इलाका कहलाता है खादर। खादर। अब यहां पर इसको मैं जरा सा नक्शे में समझाना चाहूंगा, तब आपको समझ में ज्यादा अच्छी तरीके से आएगा। जैसे यहां पर देखिए, ये नक्शा नहीं, एक सेकेंड, मेरे को दूसरा नक्शा देखने दो। हाँ, ये नक्शा देखिए। इस नक्शे में देखिए, यहां पर अगर आप देखें तो कई सारी नदियां बह रही हैं। कोई एक नदी हम पकड़ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमारा ये यमुना नदी बह रहा है। अब ये यमुना नदी बह रहा है तो यमुना नदी लाखों साल से बह रहा है। तो ये जो पूरा इलाका है, ये इलाका है, ये इलाका है, यहां पर यमुना नदी ने लाखों साल पहले निक्षेपण कर दिया। अब यमुना नदी इस इलाके में निक्षेपण का काम नहीं करती है। तो यहां पर कौन सी मिट्टी है भाई? यहां पर कौन सी मिट्टी है? अभी तुरंत मैंने बताया, ये कौन सा मिट्टी हो गया? यहां पर देखिए, एक सेकेंड, यहां पर हो गया हमारा भांगर। क्यों भाई? क्योंकि नदी से काफी दूर है, यहां पर निक्षेपण का काम कब हुआ है? लाखों साल पहले हुआ है। लेकिन अभी नदी कहां बह रही है? अभी नदी का जो मार्ग है उसको आप देख सकते हैं, यहां पर यह नदी का मार्ग है। अब यहां पर इस नदी के मार्ग की वजह से अगर कभी यमुना नदी में बाढ़ आए, जो कि हर साल आता है, तो यह नदी अब अवसाद कहां डालेगी? नदी के बिल्कुल बगल वाले इलाके में, बिल्कुल बिल्कुल बगल में, 100 मीटर, 200 मीटर, आधा किलोमीटर बगल में। तो ये जो इलाका है ना, ये इलाका ही एक प्रकार से अब नए अवसाद को प्राप्त करेगा। यहां नई नई मिट्टी आएगी और ये इलाका बहुत उपजाऊ रहेगा और इसी वजह से यहां पर खेती बहुत अच्छी होगी। और यही जो हमारा इलाका है, ये कौन सा इलाका कहलाता है? ये कौन सा इलाका कहलाता है भाई? ये हमारा कहलाता है खादर का इलाका। यहां पर समझिए, यहां पर नदी के बिल्कुल बगल वाला इलाका कौन हो गया? खादर हो गया। और नदी से थोड़ा सा दूर का इलाका कौन हो गया? भांगर हो गया। क्यों भाई? भांगर में अब लगातार निक्षेपण का काम नहीं हो रहा है, वो लाखों साल पहले हो चुका, लेकिन खादर के इलाके में हर साल निक्षेपण हो रहा है, जिसकी वजह से मिट्टी हर साल नई हो रही है। इसकी वजह से यहां पर खेती बहुत अच्छी होती है। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि गंगा के बगल वाले इलाके जो होते हैं वहां पर खेती बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वहां पर निक्षेपण अभी भी जारी है। अभी भी गंगा नदी या फिर आपको कोसी नदी और भी नदियां हैं जिनमें बाढ़ आता है और उनका एक प्रकार से जो उफान है, उफान मारने की वजह से वो मिट्टी अपने नदियों के अगल बगल छोड़ देती हैं, जिससे बहुत अच्छी वहां पर एक प्रकार से खेती हो सकती है। अब यहां पर हमारे सामने क्या है? हमारे सामने है अब अगला टॉपिक, यह है प्रायद्वीपीय पठार। तो यहां पर प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कहता है कि प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से बना है। अब यहां पर जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी आकृति कैसी है? एक मेज की तरह आकृति है। अब यहां पर अगर आपने पठार आज तक नहीं देखा है या फिर पठार की आकृति आप नहीं समझते हैं, तो ये आपको आकृति है पठार की।
इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो स्थल है ये पूरा, ये आपको आसपास के इलाके से पहाड़ के जैसा उठा हुआ है, लेकिन ऊपर जो है त्रिकोण नहीं है, ऊपर कोना नहीं निकला हुआ है, बल्कि ऊपर एक टेबल की भांति आकृति है, एक प्लेन है, लेकिन ये प्लेन आसपास के इलाकों से काफी ऊंचा है। तो इस प्रकार की आकृति होती है एक पठार की, और हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी भी इसी प्रकार की आकृति है, और इसका भी यानी प्रायद्वीपीय पठार भी इसी प्रकार से दोनों तरफ तीनों तरफ से क्या है, अपना ऊंचाई है, लेकिन उसकी आकृति क्या है, समतल है। तो यह प्रायद्वीपीय पठार की आकृति है। अब यहां पर कहता है कि यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी एवं छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। अब यहां पर जब मैं अध्याय शुरू कर रहा था तभी हमने बात किया था कि ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है ये गोंडवाना भूमि का हिस्सा हुआ करता था और उसी से टूट कर ये बना है, और ये चीज तो मैं पहले ही आपको दिखा चुका हूं। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो तस्वीर मैंने आपको दिखाया था, ये जीआईएफ देख रहे हैं, जिसमें कि यहां पर क्या है, ये गोंडवाना लैंड है। इससे ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा अलग होकर आया और ये एशियन हिस्से से टकराया, और टकरा कर वहां पर क्या हुआ, यहां पर टकराया, यहां पर टकराने के बाद हिमालय बना और ये प्रायद्वीपीय पठार उसी प्रकार से रह गया। तो प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ ये हम पहले ही देख चुके हैं, अध्याय के शुरुआत में ही देख चुके हैं। अब यहां पर कहता है कि देखिए यहां पर जितनी भी पहाड़ियां वगैरह हैं वो गोलाकार में है। अब गोलाकार कहने का मतलब क्या है, मतलब यह है कि देखिए जो हिमालय आप देखते हैं, हिमालय की आकृति कैसी है, बिल्कुल एकदम नुकीले उसमें पत्थर है, नुकीले उसमें चोटियां हैं। लेकिन यहां पर जो आपको पहाड़ें पाई जाती हैं, जो आपको चट्टानें पाई जाती हैं हमारे प्रायद्वीपीय पठार में, उसमें आप देखिएगा कि आपको बहुत ज्यादा नुकीले पत्थर, नुकीले कोण ऐसे नहीं मिलेंगे पहाड़ों में। क्यों नहीं मिलेंगे भाई? उसका कारण है कि ये जो पहाड़ हैं ये कई साल पुराने, मतलब कि हिमालय के मुकाबले कई हजारों लाखों करोड़ों साल पुराने हैं। तो यहां पे एक प्रकार का अपघटन हो गया है, यहां पर हवाओं की वजह से, पानियों की वजह से यहां पर ये जो पत्थर है एक प्रकार से हम कह सकते हैं अपघटन इनका हो गया है। ठीक है, तो इस वजह से यहां पर जो पहाड़ वगैरह हैं वो ऐसे पाए जाते हैं, और यहां पर घाटियां भी पाई जाती हैं, वो काफी चौड़ी हैं और ये काफी छिछली होती हैं। छिछली मतलब कि इनमें ज्यादा गहराई नहीं होती है, बहुत ही छिछले होते हैं। ठीक है, कहता है कि इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। तो यहां पर जो हमारा इंडिया का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका दो हिस्सा है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। अब यहां पर इस चीज को समझने के लिए आपको नक्शा देखना काफी जरूरी है। तो नक्शा अगर आप यहां पर देखें तो भाई पहले बात तो है कि आप प्रायद्वीपीय पठार कहने का मतलब क्या हुआ, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप का मतलब एक प्रकार से हुआ कि जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, तो तीन तरफ से घिरा हुआ है। अब प्रायद्वीपीय पठार के दो हिस्से यहां पर बताए जा रहे हैं। पहला हिस्सा कौन सा है, पहला हिस्सा है दक्कन का पठार, जो कि यहां से ये हिस्सा हो गया, ये एक प्रकार का त्रिकोना हिस्सा है, मैंने त्रिकोना नहीं बनाया है, ये इस प्रकार से ऐसे त्रिकोना हिस्सा है। ये क्या है, ये है दक्कन का पठार। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो यहां पर आप अगर देखें तो ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा है कौन सा हिस्सा, ये है मध्य उच्च भूमि, जिसको कि अंग्रेजी में सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। अब यहां पर इसको अगर मैं आपको किताब के भी नक्शे से दिखाने की कोशिश करूं ताकि आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आए, तो यहां पर देखिए इसमें भी उसी प्रकार की तस्वीर है, लेकिन यहां पर रंग थोड़ा सा अलग उपयोग किया गया है। यहां से ऐसे करके ये हमारा क्या है, दक्कन का पठार, यहां पर हमारा क्या है, ये है हमारा मध्य उच्च भूमि। तो ये दो प्रकार के हिस्से हो गए, दो हिस्से हो गए हमारे प्रायद्वीपीय पठार के। और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अगर हम और पढ़ें तो यहां पर क्या पता चलता है, कहता है कि भाई नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुरा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक नदी की बात करता है, कौन सी नदी, यहां पर कहता है कि नर्मदा नदी के उत्तर में। अब भाई यहां पर नर्मदा नदी जरा सा देखना होगा, तो यहां पर कहता है कि नर्मदा नदी की बात हो रही है, तो यहां पर नर्मदा नदी कौन सी है भाई, तो यहां पर नर्मदा नदी हमारी ये फ्लो कर रही है। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है उसके उत्तर में क्या है हमारा, ये है मध्य उच्च भूमि।
और यहां पर विंध्य श्रेणी की बात करता है कि जो ये विंध्य श्रेणी है, विंध्य पहाड़ियां हैं, ये एक तरफ कहां जाती हैं, एक तरफ अरावली से घिरी हुई हैं और दूसरी तरफ किस चीज से घिरी हुई हैं, किसका नाम लेता है यहां पर जरा सा फिर से देखते हैं। यहां पर कहता है कि यहां पर सतपुड़ा श्रृंखला से घिरी हुई है। ठीक है, मतलब दोनों तरफ इसके क्या है, दो पहाड़ियां हैं जिनके नाम यहां पर बताई गई हैं। ठीक है, कहता है कि पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार वे क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। अब यहां पर देखिए सबसे पहले किसकी बात होती है, सबसे पहले बात होती है मध्य उच्च भूमि की। मध्य उच्च भूमि की बात करें तो मध्य उच्च भूमि में एक तरफ आप देख सकते हैं कि यहां पर अरावली पर्वत है, अरावली की श्रेणी है। इसके इस तरफ क्या है, भारतीय मरुस्थल, थार का मरुस्थल है, उससे इसके थ्रू इसके आसपास से मिल जाता है। ठीक है, मिल जाता है। अब यहां पर कहता है कि देखिए यहां पर जो नदियां बहती हैं, जैसे कि यहां पर चंबल नदी बह रही है, तो ये चंबल नदी जो है इस हिस्से से बहना शुरू करती हैं और ऐसे जाती हैं इस तरफ में, मतलब कि उत्तर पूर्व की ओर जाती हैं। उससे हमें पता चलता है कि यहां पर जो हमारा ये पठार है, इस पठार में एक ढाल है, ढलान है। ढलान किस तरफ है, यहां से यहां की ओर ढलान है, यहां से एक सेकेंड, यहां से इस तरफ की ओर ढलान है। यानी ये वाला हिस्सा ऊंचा है और ये वाला हिस्सा नीचा है। इसी वजह से ना यहां से पानी बहकर यहां जा रहा है। समझ गए? तो मध्य उच्च भूमि का ढलान किस तरफ है, कहां इसका सीमा है, ये सारी चीजें आप यहां पर देख चुके हैं। अब यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे यहां पर क्या कहता है, आगे यहां पर ये तो मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर बात आता है, आगे कहता है कि मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है। अब यहां पर देखिए ये जो पठार है, मतलब कि जो मध्य उच्च भूमि है, इसका जो फैलाव है वो पश्चिम के इलाके में चौड़ा है। मतलब कि ये जो पठार है ये पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है, इसकी चौड़ाई ज्यादा है, लेकिन ऐसे ऐसे जाते जाते ये क्या होता है, एक प्रकार से पतला होता जाता है। अब यहां पर इसमें कई सारे अलग अलग इलाकों में इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे कि यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर आपको बुंदेलखंड है, फिर बघेलखंड है, अपने अपने लोकल नाम है। इसके साथ ही यहां पर जो छोटा नागपुर का पठार है, जो कि रांची के आसपास के इलाके में, झारखंड के इलाके में पाया जाता है, वो भी इसी मध्य उच्च भूमि का ही हिस्सा है। ठीक है, समझ गए? तो यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे यहां पर अब क्या कहता है, आगे कहता है कि दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। समझ गए कि भाई यहां पर जो दक्षिण का पठार, मतलब कि जो दक्कन का पठार है, ये दक्कन का पठार कैसी भू आकृति है, त्रिभुजाकार भू आकृति है, और यहां पर ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। मतलब नर्मदा नदी एक प्रकार से मध्य उच्च भूमि और दक्कन के पठार को अलग करती है। तो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है और यहां पर इसके उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी और मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको कई सारी पहाड़ियों के नाम बताए गए हैं। तो वो सारे पहाड़ क्या हैं, एक प्रकार से इसी के श्रृंखला है। जैसे कि महादेव पहाड़ियां, सतपुड़ा श्रेणी, इसके साथ ही जो आपको कैमूर की पहाड़ी हो गई, जो कि यहां के आसपास पाई जाती है, इस इलाके में पाई जाती है, वो भी इसी का हिस्सा है। किसका? दक्कन के पठार का हिस्सा है। ठीक है, आगे कहता है कि भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। आपको खुद से क्या करना है, ज्ञात करना है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। अब जिस प्रकार से हमने देखा कि यहां पर जो मध्य उच्च भूमि है, उसका ढलान किस तरफ है, हम समझ गए। उसी प्रकार से जो हमारा दक्कन का पठार है, यह पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व में क्या है, कम ढाल है इसका। तो इसको जरा सा तस्वीर से आपको समझना होगा कि ये आपको तस्वीर है, किस चीज की तस्वीर है भाई, ये तस्वीर है आपके दक्कन के पठार की। अब बोलिएगा दक्कन का पठार इसमें कहां है भाई, तो दक्कन का पठार इस प्रकार से है कि अगर आप ये जो नक्शा देख रहे हैं, इस नक्शे को, जैसे ये नक्शा है, इसको ऐसे करके देखिए, ऊंचाई को देखिए, तो यहां पर आपको पता चलेगा कि यहां पर इस तरफ समुद्र है,
यहां भी समुद्र है, ये पूरा पठार है, तो यहां से समुद्र से यहां पर इस इलाके में ऊंचाई ज्यादा है। कहां पर ऊंचाई ज्यादा है भाई? तो यहां पर इस इलाके में, ये इलाके में ऊंचाई ज्यादा है, इस इलाके में ऊंचाई कम है। तो इस इलाके से इस इलाके की तरफ क्या है? ढलान है। अब कैसा ढलान है ये जरा सा इस तस्वीर से यहां पर दिखाया गया है। अब ये तस्वीर आपको क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि जो हमारा दक्कन का पठार है उसकी अलग अलग जगहों पर ऊंचाई कितनी है। मतलब कि हमारे पश्चिमी घाट पर ऊंचाई कितनी है, फिर यहां पर जाकर पूर्वी घाट पर ऊंचाई कितनी है, ढलान किस प्रकार से है, ये दिखाता है। मतलब कि यहां पर जो ये तस्वीर है इसको इसके अलग अलग इलाकों के ऊंचाई को दिखाया जा रहा है इसके जरिए। तो देख सकते हैं कि यहां पर क्या है, पश्चिमी घाट के इलाके में, मतलब जो अरब सागर के पास वाला इलाका है वहां पर जो पठार है उसकी ऊंचाई ज्यादा है, इस तरफ कम है। मतलब इस तरफ ऐसे ढलान है, ऐसे ढलान है, इस प्रकार से यहां पर ढलान है। और इसी ढलान की वजह से आप अगर भारत के नक्शे को देखें तो जो यहां पर नदियां फ्लो करती हैं, नदियां बहती हैं, उनमें से ज्यादातर नदियां क्या करती हैं, यहां पर पूर्वी इलाके में आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन ये शुरू होती हैं इस इलाके में। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर जो पश्चिमी घाट है, यानी कि जो पठार का पश्चिमी हिस्सा है, ये ऊंचा है। यहां से नदियां फ्लो करके बह करके आती हैं और बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती हैं। क्यों गिरती हैं? क्योंकि बंगाल की खाड़ी के इलाके में पठार की ऊंचाई कम है और यहां पर अरब सागर के इलाके में, इस तरफ पश्चिम के इलाके में जो दक्कन का पठार है उसकी ऊंचाई ज्यादा है। समझ गए? तो ढलान है इस तरफ से, इसलिए नदियां यहां पर इस तरफ बहती हैं। समझ गए? अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या कहता है? कहता है कि इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार या फिर उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतियां हैं। अब यहां पर देखिए, अगर आप भारत के नक्शे को देखें तो यहां पर कहता है कि देखिए, जो दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार का एक हिस्सा यहां है। अब बोलेगा सर यहां कैसे आ गया यहां पर, और ये हिस्सा यहां कैसे आ गया इसका? तो भाई आ गया, यहां पर दक्कन का पठार यहां पर आ गया, यहां पर बीच में गड्ढा था, यहां पर भ्रंश था, इसकी वजह से यहां पर क्या हुआ, अवसाद जमा हो गए। तो यहां पर ये एक प्रकार से अवसाद वाला इलाका हो गया। लेकिन ये पूरा एक भूमि है, यहां से यहां तक क्या है, ये पूरा एक ही भूमि है। समझ गए? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है दक्कन का पठार और उसमें एक ही भूमि है। अब यहां पर तीन महत्वपूर्ण पहाड़ियों के बारे में बताया गया है, गारो, खासी, जयंतिया के बारे में, ठीक है, जो कि एक प्रकार से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। अब यहां पर आगे कहता है कि यहां पर दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है, वे सतत हैं एवं उनमें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। ठीक, अब यहां पर कहता है कि देखिए, जो हमारा दक्कन का पठार है, दक्षिण का पठार है, इसमें क्या है, पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है। अब यहां पर घाट, यहां पर बात किया जा रहा है, भाई घाट क्या है? अब जरा सा समझिए कि यहां पर आप देख रहे हैं हम बात किस चीज की कर रहे हैं, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं पठार की। अब पठार की यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो पठार के बात में आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर क्या देख रहे हैं कि ये पठार है। भले ही इसका स्लोप ऐसा है, आकृति ऐसी है, लेकिन ये क्या है, ये हमारा क्या है, पठार है। अब पठार का ये जो ढलान वाला इलाका है पश्चिमी हिस्से में, इसको हम क्या कहेंगे, पश्चिमी घाट कहेंगे। और यहां पूर्वी हिस्से में क्या है, पूर्वी घाट कहेंगे। ठीक है, पूर्वी घाट। ठीक, अब यहां पर कहता है कि जो पश्चिमी घाट है, मतलब कि यहां पर जो पठार का पश्चिमी छोर है, पश्चिमी छोर जहां पर यह पठार खत्म होता है, वो ज्यादा ऊंचा है और सतत है। सतत है मतलब कि ये लगातार यहां से यहां तक पहाड़ के रूप में या फिर ऊंचाई इसका बना हुआ है। ऐसा ऊंचाई आपको यहां से नीचे से लेकर यहां महाराष्ट्र तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम पूर्वी हिस्से में घाट की बात करें, पूर्वी हिस्से में जो ढलान है पठार का, वो एक प्रकार से अस्थिर है,
या फिर सतत नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि यहां जो नदियां बहती हैं पश्चिमी घाट से, यहां पर आकर बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं, उन्होंने पूर्वी घाट को एक प्रकार से काट दिया है, उनमें भ्रंश कर दिया है, दरार कर दिया है, उनके बीच में रास्ते निर्माण कर दिए हैं। और अगर पश्चिमी घाट को आपको पार करना है और पश्चिमी घाट को पार करके आपको दूसरे इलाके में जाना है, जैसे कि यहां पर आप देखिए, तो यहां पर पहाड़ वगैरह दिखाए गए हैं इस तस्वीर में, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि नहीं। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर अगर आपको ये पठार के इस तरफ जाना है, इस तरफ आपको समुद्र के किनारे वाले इलाके में जाना है, तो आपको भ्रंश के जरिए या फिर एक प्रकार से घाट के जरिए जाना होगा। मतलब कि वहां पर जो जॉर्ज वगैरह होते हैं उसके थ्रू जाना होगा, तभी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूर्वी घाट पर यहां पहुंचना है, सॉरी पूर्वी तट पर पहुंचना है, तट के इलाके पर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि यहां पर नदियों ने क्या किया है, पूर्वी घाट को एक प्रकार से तोड़ दिया है, पूर्वी घाट को क्या कर दिया है, असतत बना दिया है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे यहां पर क्या कहता है, आगे कहता है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। यहां पर यही चीज मैंने आपको दिखाया कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज्यादा है, पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है। तो पश्चिमी घाट की क्या है, ऊंचाई ज्यादा है, पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। मतलब कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई कितनी है, 1600 मीटर से 900 मीटर, और पूर्वी घाट की ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर। इसके साथ ही पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक, और पूर्वी घाटी का विस्तार सतत नहीं है। सतत नहीं है ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये अनियमित है, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि भाई सतत नहीं है। सतत नहीं कहने का मतलब है कि कहीं पर यहां पहाड़ है, यहां पहाड़ है, बीच में पूरा खाली है, मैदान जैसा है, आप सीधे समुद्र के पास जा सकते हैं। लेकिन अगर पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट में अगर समुद्र के तट पर आपको पहुंचना है तो आपको किसी रास्ते के जरिए, भ्रंश के जरिए या फिर जॉर्ज वगैरह के जरिए आपको जाना होगा। सीधे आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर 900 से 1600 मीटर ऊंचा आपको पहाड़ मिलेगा, आप सीधे नहीं जा सकते। समझ गए? अब यहां पर कहता है कि पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है और इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुड़ी और तथा डोडा बेटा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। समझ गए? अब यहां पर क्या कहता है समझिए। यहां पर सबसे पहले तो कहता है कि देखिए यहां पर अनियमित है, ये तो हमने समझ लिया। यहां पर कहता है पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। पर्वतीय वर्षा क्या होती है? मतलब कि बादल आया, ऊंचा पहाड़ है, ऐसे टकराया, रुक गया और वर्षा हो गई। इस प्रकार की वर्षा की बात यहां पर की जा रही है। और यहां पर आगे बढ़े तो आगे कहता है कि पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है, कि मतलब जो पश्चिमी घाट है उसमें अलग अलग इलाके के अलग अलग नाम है। ठीक है, और इसके साथ ही कहता है कि इसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते जाती है। तो जिस प्रकार से हमने देखा कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के मुकाबले में ऊंचा है, तो उसी प्रकार से यहां पर भारत के नक्शे में अगर हम देखें तो जो पश्चिमी घाट है इसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर जाते जाते बढ़ जाती है। मतलब यहां पर पश्चिमी घाट की ऊंचाई कम है, यहां पर ज्यादा है, यहां पर थोड़ा सा ऊंचा है, यहां पर ज्यादा ऊंचा है। समझ गए? जैसे जैसे आप दक्षिण की ओर जाएंगे वैसे वैसे यहां पर क्या होगा, यहां पर जो घाट है पश्चिमी घाट, उसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब यहां पर आगे यही चीज कहता है कि पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियां स्थित हैं। उड़न मंगलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोडई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरी स्थित हैं। मानचित्र में ज्ञात करें। ये सारी चीजें ठीक हैं। आगे कहता है कि प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहां पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे डक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल आग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियां हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हैं। ठीक, ये तो हम पढ़ गए, इसको समझते हैं।
कहता है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, मतलब कि दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूमि, सबको मिलाकर अब बात करता है। कहता है कि यहां पर काली मृदा पाई जाती है। किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? काली मृदा। कहां पर? प्रायद्वीपीय पठार में। अब ये काली मृदा बनी कैसे? काली मृदा जो है वो बनी है किस चीज से? यहां पर जो शैल आग्नेय चट्टान हैं, इनके अपर्दन से काली मृदा बनी है, ठीक है। और यहां पर अरावली की पहाड़ियों के बारे में बात करता है कि जो अरावली की पहाड़ियां हैं वो एक प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित हैं, और ये बहुत ही अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियां हैं। अब यहां पर जरा सा नक्शे की बात करें तो नक्शे में देखें तो अरावली की पहाड़ी यहां पर है। अब यहां पर इसमें बहुत ही छोटा दिखाया गया है, यहां पर अरावली की पहाड़ियों का फैलाव जो है वो बहुत कम दिखाया गया यहीं तक, लेकिन असलियत में काफी आगे तक है। अब ये जो अरावली की पहाड़ियां हैं ये काफी पुरानी हैं, काफी अपर्दित हैं, मतलब कि ये करोड़ों साल से हैं, और करोड़ों अरबों साल की से होने की वजह से, यहां पर हवाओं की वजह से, पानी की वजह से इनका बहुत ही अपरदन हुआ है, अपघटन हुआ है, जिससे कि ये काफी एक प्रकार से टूट फूट गई हैं। समझ गए? तो यहां पर यही चीज कहता है, और यहां पर यही कहता है कि इसका फैलाव गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने क्या है? आगे कुछ नहीं है, आगे हमारे सामने अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक क्या है भाई? भारतीय मरुस्थल। अब यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं? भारतीय मरुस्थल के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहां पर कहता है कि अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। अब यहां पर हमने अरावली की पहाड़ियों के बारे में अभी तुरंत बात किया। अरावली की पहाड़ियों को अगर आप देखते हैं तो अरावली की पहाड़ी को जैसे ही आप पार करेंगे तो इस तरफ आप भारतीय मरुस्थल के इलाके में पहुंच जाएंगे। अब ये भारतीय मरुस्थल भले ही लिखा गया है, लेकिन जो थार का मरुस्थल है वो भारत में भी है और इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी आता है, ठीक है। तो यही मरुस्थल जो है, इसी के बारे में बात की जा रही है, रेगिस्तान की यहां पर बात की जा रही है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या कहता है? यहां कहता है कि यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अब यहां पर कोई भी इलाका है वो रेगिस्तान भाई कब होगा? जब वहां पर पानी नहीं होगा, वहां पर एक प्रकार से पौधे नहीं उगेंगे, कुछ नहीं होगा, मतलब पूरा एकदम शुष्क इलाका होगा, ठीक है। अब यहां ये जो इलाका है ये शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। यहां पर वनस्पति बहुत कम है, वर्षा बहुत कम होती है, वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। मतलब जब बारिश का मौसम आता है तब छोटी मोटी नदियां दिखती हैं, उसके बाद ये नदियां कहां गायब होती हैं पता भी नहीं चलता है, और यहां पर पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। केवल लूनी ही एक इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। मतलब इस इलाके का, इस जगह का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? लूनी नदी है। अब यहां पर कहता है कि यहां पर एक आकृति होती है बरकान। ये एक प्रकार से अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है जो कि आपको इस क्षेत्र में यानी कि इस रेगिस्तान में बहुत बड़ी मात्रा में मिलेगा। और जब ये आप पहुंचेंगे, ज्यादातर आप जब भारत पाकिस्तान सीमा के समीप पहुंचेंगे वहां पर आपको ये काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, और जैसलमेर में भी आप काफी ज्यादा देख सकते। अब ये बरकान क्या है, जरा सा इसको समझने की जरूरत है। तो इस प्रकार की आकृति होती है बरकान की, ऐसा आकृति होता है, बिल्कुल आपको अर्धचंद्राकार इसकी आकृति होती है। उसी के बारे में यहां पर कह रहा है कि यही बरकान आपको पाया जाता है। अब यहां पर आगे बात करें तो आगे यहां पर तटीय मैदान की बात की गई है कि यहां पर हमारे भारत में जो एक भू आकृति है वो है तटीय मैदान। अब ये तटीय मैदान क्या चीज है भाई? तो यहां पर अभी तुरंत हमने बात किया था प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। अब प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हमने बात किया तो प्रायद्वीपीय पठार जो है उसके जस्ट बगल में, मतलब यहां पर प्रायद्वीपीय पठार है, इसके चारों तरफ इस तरफ से जो हमारा समुद्र से लगा हुआ इलाका है, यहां पर एक प्रकार की समतल भूमि पाई जाती है। और यह समतल भूमि एक प्रकार का मैदानी इलाका है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं तट। समझ गए? तटीय मैदान ये हो गया। ये यहां से ऐसे शुरू होगा, यहां से ऐसे 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 एकदम तट पर, समुद्र के तट पर प्रायद्वीपीय पठार से लगा हुआ इलाका, यहां से ऐसे 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 जाते 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 यहां तक पूरा है। ये पूरा तट का इलाका जो है ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा? तटीय मैदान बन जाएगा। और ये प्रायद्वीपीय पठार के दोनों तरफ है, समुद्र के किनारे पर, ठीक है। यही इसी चीज की हम यहां पर बात कर रहे हैं। अब यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहां पर आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर
पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। अब ये चीज तो मैंने आपको दिखाया कि यार देखो यहां जब ये शुरू होगा तो अरब सागर के इलाके में तटीय इलाके से लेकर ऐसे होते 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 हमारे बंगाल की खाड़ी पूरे भारत के तट पर प्रायद्वीपीय पठार के बिल्कुल बगल में आपको ये चीज देखने को मिल जाएगा। ये क्या है? एक प्रकार का मैदानी इलाका है, जैसा कि हमारा उत्तरी मैदान है उसी प्रकार का मैदानी इलाका है, लेकिन ये कहां पर है? ये समुद्र के तट पर है। ठीक है, अब यहां पर आगे देखें तो आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में एक संकीर्ण मैदान है। अब यहां पर यही चीज कहता है कि जो हमारा पश्चिमी तट है, मतलब कि जो यहां पर अरब सागर के इलाके में जो तट है, ये हमारा कहां है? ये प्रायद्वीपीय पठार, ये वाला पठार, और साथ में ये जो यहां अरब सागर है, इन दोनों के बीच में है। प्रायद्वीपीय पठार और अरब सागर के बीच में, मतलब प्रायद्वीपीय पठार के बिल्कुल बगल में इस तरफ क्या है? यहां पर पश्चिमी तट है। ठीक है, अब यहां पर इसी के आगे अगर हम देखें तो आगे यहां पर क्या कहता है? आगे यहां पर कहता है कि भाई देखो इस मैदान के 3 भाग हैं, मतलब कि यहां पर जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट के 3 भाग हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं भाई? यहां पर तट के उत्तरी भाग को कोंकण कहा जाता है। कौन सा भाग? कोंकण भाग। ठीक है, ये मुंबई और गोवा के तट वाले इलाके को कहते हैं। मध्य में कन्नड़ का मैदान है, जो कि कर्नाटक के हिस्से में जो हमारा तट आता है उसको कहते हैं, और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, जो कि केरल वाला हिस्सा हो गया, उसको हम क्या कहेंगे? मालाबार तट कहेंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर अगर आप ये नक्शे में देखें तो यहां पर आपको कोंकण तट यहां से यहां तक, मतलब कि जो हमारा कर्नाटक का किनारा होगा, समुद्री किनारा, वो हो गया। मालाबार तट कहां से हो गया? केरल के हिस्से में जो तट आया, जो तटीय मैदान आया, वो हो गया। और यहां पर महाराष्ट्र और गोवा के बीच में और साथ में गुजरात के कुछ हिस्सों में मिलाकर जो तटीय हिस्सा है वो क्या होगा? हमारा होगा एक प्रकार से कोंकण तट। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे कहता है कि बंगाल की खाड़ी, मतलब कि बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। मतलब कि बंगाल की खाड़ी के बगल में जो मैदान है वो कैसा है? वो विस्तृत है और समतल है। मतलब यहां पर अगर आप लोग देखें तो यहां पर इस तरफ में जो हमारा तटीय मैदान है वो क्या है? काफी चौड़ा है, काफी चौड़ा है और साथ में ज्यादा समतल है। इस तरफ जो तटीय मैदान है उसकी चौड़ाई बहुत कम है, ये काफी पतला है, बिल्कुल पतला है। लेकिन यहां पर पूर्वी घाट पर जो तटीय मैदान है उनकी चौड़ाई क्या है? काफी ज्यादा है और ये ज्यादा समतल भी है। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि यहां पर उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। अब यहां पर देखिए, यहां पर कहता है कि जो हमारा पूर्वी घाट है, पूर्वी तट है, तटीय मैदान है, इसके 2 हिस्से यहां पर बताए गए हैं। लेकिन आप अगर आगे बढ़ेंगे तो अलग अलग इलाके में और भी कई सारे नाम हैं, लेकिन 2 हिस्से विभाजित किए गए हैं। पहला तो आपका क्या हो गया? ये यहां से लेकर यहां तक उत्तरी सरकार, क्या हो गया? उत्तरी सरकार। और यहां से यहां तक आपका क्या हो गया? कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल तट। ठीक है, तो 2 हिस्से हो गए हमारे पूर्वी घाट के, ठीक है, सॉरी पूर्वी तट के। और यहां पर हमारे 3 हिस्से हो गए। 3 हिस्से कौन कौन से? 3 हिस्से, पहला हो गया कोंकण, दूसरा क्या हो गया? कन्नड़, और तीसरा हो गया मालाबार। तो यहां पर जो हमारा तटीय मैदान है उसके हिस्से के नाम आपको पता चल गए, किस हिस्से में क्या है, कहां पर कौन सा है। अब चिल्का झील की यहां पर बात करता है। अब चिल्का झील के लिए मुझे दूसरा नक्शा निकालना पड़ेगा ताकि आपको मैं अच्छी तरीके से दिखा सकूं। तो इस नक्शे में देखिए, यहां पर आपको ये है, यहां पर चिल्का झील, जो कि एक प्रकार का क्या है? खारे पानी का झील है, और ये काफी बड़ा झील है। ठीक है, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने अब क्या आता है? आगे यहां पर हमारे पास क्या है? द्वीप समूह के बारे में। अब यहां कहता है कि आप पहले ही देख चुके हैं, भारत का मुख्य स्थल अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूहों को पहचान सकते हैं? आसानी से भाई पहचान सकते हैं। तो कहता है कि केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। अब इस प्रकार के जो बात होते हैं ना,
कि भाई यहां पर लक्षद्वीप जो है वो किस चीज से बना है, छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। इनको पहले लकादीव, मिनिकोय एवं एमिनदीव के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप एवं जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य है। अब यहां पर बात करें तो यहां पर हमारा जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है वो कहां स्थित है भाई, वो स्थित है हमारे इस तट के, मतलब जो कोरोमंडल तट है उसी के पास। यहां पर हम लोग बात करें तो यहां पर साफ साफ नहीं बताया गया, यहीं पर स्थित है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर इसका जो क्षेत्रफल है वो 32 किलोमीटर मात्र है, 32 वर्ग किलोमीटर। यहां पर आपको यहां पर जो द्वीप हैं वो किस चीज के बने हुए हैं, प्रवाल द्वीप हैं, ठीक है। आगे कहता है कि यहां पर बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप हैं। यह द्वीप समूह आकार में बड़े, संख्या में बहुत और बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्य दो भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विस्तृत वृत्त के समीप पर स्थित है और यहाँ की जलवायु विषुवतीय है और घने जंगल से आच्छादित है। अब यहां पर दूसरा हमारे पास द्वीप समूह आ गया, जो कि कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहां पर जो द्वीप हैं ये काफी बड़े बड़े हैं और ये एक प्रकार से डूबे हुए पहाड़ों के निकले हुए सिरे हैं, ठीक है। अब यहां पर जो द्वीप समूह है इनको हम दो हिस्सों में बांटते हैं, पहला अंडमान और दूसरा निकोबार। उत्तर में अंडमान, दक्षिण में निकोबार, ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार से द्वीपों का भी एक प्रकार से आकृति है या फिर उनकी स्थिति है। दोनों द्वीप समूहों की आकृति और स्थिति आप समझ चुके हैं। अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे यहां पर कहता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बहुत महत्वपूर्ण है देश की सुरक्षा के लिए। अब यहां पर आगे अंतिम बातें की गई हैं। अंतिम में एक बात बताई गई है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर है, ठीक है। अब यहां पर देखिए कहता है कि जो हमारे देश में जितनी भी भू आकृति हैं वो उन सभी का अपना अपना विशेषताएं हैं। मतलब कि यहां पर द्वीप होने का अलग फायदा है, रेगिस्तान होने का अलग फायदा है, पठार का अलग फायदा है, मैदान का अलग फायदा है, पहाड़ों का अलग फायदा है। और यहां पर सभी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी की वजह से हमें कुछ ना कुछ लाभ होता है, हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे यहां पर कहता है कि उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के लिए प्रमुख स्रोत है, यानी जो हिमालय है उनसे हमें नदियां मिलती हैं जिससे पानी मिलता है, जंगल भी बहुत सारे हैं। उत्तरी मैदान से हमें अन्न प्राप्त होता है। यहां पर प्राचीन सभ्यताओं की विकास को काफी बल मिला यहां पर। और इसके साथ ही जो पठारी इलाके हैं वहां से काफी खनिज भंडार हमें प्राप्त होते हैं जिससे देश में औद्योगिकरण होता है। तटीय क्षेत्र की वजह से मत्स्य पालन होता है, पोत हम एक प्रकार से चला पाते हैं। और इसके साथ ही यहां पर जो देश की विविधता है और साथ में विविध भौतिक आकृतियां हैं वो भविष्य में भी हमें बहुत ज्यादा विकास की संभावनाएं देती हैं। सिंपली यहां पर बात करें तो आपने इस अध्याय में क्या पढ़ा, जो भारत की अलग अलग भू आकृतियां हैं उनसे जुड़ी हुई बातें पढ़ी, उनके बारे में जाना, भारत के एक प्रकार से भूगोल को आपने समझा। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।